सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के आज 75 वर्ष पूरे हुए हैं। उस उपलक्ष्य में आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां पर था और आपने देखा कैसे पहली बार सोमनाथ मंदिर के कलश का जो है वो आज कुंभाभिषेक भी किया गया। 11 तीर्थों से जल लाया गया था, प्रधानमंत्री ने पूजा भी की और उसके बाद उनकी एक रैली हुई जिसमें अभी आप उनको सुन रहे थे। बहुत सी बातें उन्होंने की हैं, भारत की आध्यात्मिक चेतना का पुनर्जागरण कैसे हुआ और सोमनाथ उसका सबसे बड़ा प्रतीक कैसे है, इस पर हम लोग आगे और बात करेंगे। लेकिन एक बात अगर आपने भी गौर की, उनके भाषण में उन्होंने जब ये कहा कि आज का दिन एक और वजह से बहुत खास है। आज 11 मई है और 11 मई 1998 को जब अटल जी प्रधानमंत्री थे उस दौर में भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे, 3 परमाणु परीक्षण किए थे और उसके बाद हम पर दुनिया भर से प्रतिबंध लगे थे। अमेरिका ने हम पर प्रतिबंध लगाया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेकिन उस वक्त हमने उन सारे आर्थिक प्रतिबंधों का डटकर सामना किया और हम उससे बाहर निकले और उन्होंने कहा भारत एक अलग मिट्टी का बना हुआ देश है, हम लोग अलग मिट्टी के बने हुए हैं और पूरी दुनिया मिलके भी भारत को झुका नहीं पाई। तो वहां से मुझे याद आया कल जो प्रधानमंत्री ने कहा था बात और उस पर बड़ी चर्चा हो रही है, बड़े पॉलिटिकल रिएक्शन भी आ रहे हैं, तो आइए उसको जोड़ते हैं उससे। एक विपत्ति तब आई जब हमने अपना पराक्रम दिखाया और दुनिया हमारे खिलाफ हो गई। आज दुनिया अपनी वजहों से आर्थिक संकट में उलझी हुई है जिससे भारत का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत पर भी प्रभाव पड़ रहा है। हमने उस प्रभाव का अभी तक, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, बड़ा डट के सामना भी किया है। वो है ये युद्ध की परिस्थितियां जो बनी हुई हैं अमेरिका की और उसके साथ ईरान की, इजराइल की। तेल का संकट पूरी दुनिया में हो रहा है, गैस का संकट हो गया है। तो प्रधानमंत्री ने कल कहा कि मैं देशवासियों से कुछ आह्वान करना चाहता हूं और उन्होंने उसमें कहा कि आप ज्यादा जहां तक मुमकिन हो हवाई यात्रा से बचिए, विदेश यात्रा से बचिए, दफ्तरों में जाने के लिए बस का सहारा लीजिए, कारपूल कीजिए या वर्क फ्रॉम होम जहां तक मुमकिन हो वो कीजिए। मतलब कोविड में जिन रिस्ट्रिक्शंस में काम करते थे कुछ वैसा ही उन्होंने बातें की। तो उस पर ऑपोजिशन का बड़ा तीखा रिएक्शन आया कि हम तो जानते ही थे अभी तक चुनाव के लिए सब कुछ खुला हुआ था, चुनाव के बाद अब ये दाम भी बढ़ाएंगे, तेल के दाम भी बढ़ाएंगे और सारे प्रतिबंध भी लगाएंगे। तो इस पर हम बात करेंगे। कहानी कुर्सी के चारों मेहमान हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांगी साहब। बहुत स्वागत है आप सभी का। तो वो बात एक बार जरा पहले तो अभी जो प्रधानमंत्री ने कहा उसको सुन लेते हैं और जो कल उन्होंने बोला था वो सुनिए। पहले अभी देखिए उन्होंने आज परमाणु परीक्षण वाला दौर याद करके क्या बताया। जो परमाणु परीक्षण करें और दुनिया की आंखें लाल हो गई, दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें तो आगे के रास्ते दिखते नहीं है। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर 2 और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। अब ये जो वो उस कालखंड की जो उन्होंने याद दिलाई और उस वक्त भारत में क्या परिस्थितियां बन गई थी, आर्थिक विषमताएं बढ़ाने का प्रयास दुनिया ने किया था। आज जैसा मैंने कहा हमारी वजह से नहीं, लेकिन दुनिया में हालात वैसे बने हुए हैं। कल हैदराबाद की एक रैली में देशवासियों से एक अपील की प्रधानमंत्री ने और कहा कि वैश्विक संकट को देखते हुए पेट्रोल, गैस, डीजल का इस्तेमाल कम करें। प्रधानमंत्री ने बताया कि पड़ोस में चल रहे युद्ध का असर से का दुनिया भर पर पड़ा है और पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा भी हो गया है और इसे खरीदने में कई गुना विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है।
प्रधानमंत्री ने ये चिंता भी जताई कि भारत पर इस वैश्विक संकट का असर ज्यादा है। हमारे पास तेल के बड़े बड़े कुएं नहीं हैं, हमें आयात करना पड़ता है। फिर उन्होंने कोरोना से निपटने के तरीकों की याद दिलाते हुए कहा था कि हमें वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों की जरूरत है। फिर उन्होंने कहा सोना भी 1 साल तक शादी ब्याह में भी ना खरीदें या कम से कम खरीदें, क्योंकि उसको भी आयात करने के लिए, खरीदने के लिए हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। विदेशों में ना जाएं, छुट्टियां मनानी है भारत में बिताएं, उसके लिए भी, क्योंकि फॉरेक्स आप खर्च करेंगे बाहर जाएंगे तो एक बार वो भी सुन लेते हैं और इस पर फिर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तमाम राजनीतिक दलों का रिएक्शन आपको दिखाएंगे। हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। और इसी में आगे स्पीच में उन्होंने वो सारी बातें कही कि तेल बचाइए, तेल महंगा हो रहा है, कारपूल कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। अब राहुल गांधी लिख रहे हैं इस पर त्रिपाठी जी, मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो से चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, नाकामी के सबूत हैं, वो कह रहे हैं। और 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहां जाएं, कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं। खुद की जवाबदेही से बचने के लिए देश चलाना कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं है। इसीलिए वही कह रहे हैं कि ये हालात तो थे ही, लेकिन इलेक्शन तक रुके हुए थे बस। नहीं, देखिए, राहुल जी की बात आंशिक सत्य भी है। ये सच है कि चुनाव के वक्त तो इस देश में कोई भी अप्रिय निर्णय नहीं लिए जाते हैं। और जब मैं कह रहा हूँ नहीं लिए जाते हैं, तो कोई सरकार नहीं लेती है। ऐसा नहीं है कि पहले की सरकार वो चुनाव के वक्त कोई ऐसा निर्णय लेती। दूसरा ये है कि चुनाव के लिए हुए निर्णय से इस समस्या का समाधान नहीं होना था। यानी अगर हम मान लें कि भारतीय जनता पार्टी न जीतती असम और पश्चिम बंगाल, तो उससे कोई ये जो तेल, गैस, इन संकट से हम उबर पाते, ऐसा नहीं हो पाता। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं, चूंकि 600 से 800 टन ये सोने की मांग भारत में है, 2025 में 710 टन की डिमांड थी। अभी जो स्थिति है उसकी वजह से रूपी पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है तो सोने और ये जो तेल गैस की वजह से पड़ता है। और उसमें ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये करना पड़ेगा और ये संकट भी है। और मुझे तो ये भी लगता है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी बहुत बड़े संकट के लिए देश को तैयार कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या उतने बड़े संकट को 1 साल तक सोना न खरीद के, विदेश की यात्रा न करके, अच्छा हम तो वैसे नहीं जाते हैं, विजय जी रोज मजाक बनाते हैं कि विजय विदेश जाते हो कि नहीं जाते हो, लेकिन सवाल है कि कौन विदेश जा रहा है? वो क्लास जा रहा है जो क्या ऐसी अपील्स पर कोई भी काम करता है? मैं दूसरा सवाल खड़ा कर रहा हूं। मुझे प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो एकदम दुरुस्त बात है, और राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं, वो उनका अपना तरीका आंशिक सत्य। लेकिन जो क्लास अफोर्ड करने की स्थिति में पहुंचता है, हाँ, दोनों का फर्क समझिए। जो क्लास अफोर्ड कर सकता है वो तो इन अपील को सुनता नहीं। मैंने तो नहीं देखा। गाड़ियों की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर है, और भारत में अब छोटी कारें, सेडान नहीं बिकती हैं, अब एसयूवी बिकती है, जनता एसयूवी। यानी हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है उसका ये संकेत है। हां, सोने को जरूर मैं मानता हूं कि भारत में सचमुच सोना ज्यादा खरीदा जाता है, और वो प्रैक्टिस के तौर पर करना पड़ेगा, सिर्फ 1 साल नहीं, हमेशा के लिए। ये सिर्फ सोने की बात नहीं है जो राहुल गांधी कह रहे हैं, अखिलेश यादव भी वही बात कह रहे हैं कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया है। और ये सारी पाबंदियां चुनाव के बाद ही क्यों याद आई? चुनाव में जो हजारों चार्टर उड़ रहे थे वो क्या पानी से उड़ रहे थे? जिन होटलों में बीजेपी के नेता रुक रहे थे वहां का खाना क्या बस सिलेंडर की फोटो दिखा के बना दिया जा रहा था? उनका अपना तंज करने का तरीका। वो कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी 2 बातें कह रहे हैं और अखिलेश यादव ये कि भाई एक तो आपने ये चुनाव तक ये टाला, ये प्रतिबंध तो कोई नहीं लगा,
होगा क्या, अगर जरूरत पड़ेगी तो तेल महंगा कर दिया जाएगा, दाम बढ़ा दिए जाएंगे, बाकी पूरी दुनिया में तो बढ़े ही है, सिर्फ हमारे देश में नहीं बढ़े हैं, तो वो वक्त आ जाएगा। पर दूसरा वो कह रहे हैं कि ये मिसमैनेजमेंट का नतीजा, दो अलग अलग बातें। इसमें एक लाइन और मैं जोड़ूं, देखिए मैनेजमेंट तो इस सरकार ने अपने तय जितना शानदार किया उतना देश दुनिया के किसी और देश ने नहीं किया। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि प्रधानमंत्री से लेकर पूरी कैबिनेट, पूरी सरकार और पूरी पार्टी, उनको भी ये दिखना पड़ेगा कि वो भी उतने ही संवेदनशील है। लेकिन इसमें से एक आरोप आपने सच माना कि भाई ये सब चुनाव के बीच में कोई अप्रिय बात नहीं की जाती है, तो ये चुनाव के बाद ही ये होना था। अब वो दूसरी बात कह रहे हैं कि ये हालात बने हैं कि आज आपको इतनी अपील करनी पड़ रही है लोगों से ऑस्टेरिटी मेजर्स अपनाने को, आप कह रहे हैं इसका मतलब संकट बड़ा है, आप मैनेज नहीं कर पाए। देखिए, जब हम कहानी कुर्सी की जब चुनाव चल रहा था और उस समय पेट्रोलियम के प्रोडक्ट की बातें की गई थी कि भाई भारत के अंदर अभी नहीं दाम बढ़े, तो उस समय भी मैंने कहा था ये सब टेम्पररी मेजर्स हैं और जब चुनाव खत्म होगा तो उसके बाद देखिएगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ेंगे और बढ़ना स्वाभाविक भी है। यदि आपके जहाज फंसे हुए हैं, जहाज आ नहीं रहे हैं, आपको गैस जहाँ से 80% सप्लाई हो रही है वो रास्ता बंद हुआ पड़ा है, जहाँ से आपके तेल आ रहे हैं, और कोई भारत अकेला टापू तो है नहीं दुनिया में, दुनिया के सारे देश, एक भी देश एग्जाम्पल बता दे जिसने इस पर प्राइस पर जिसे कहते हैं कि रोक लगा रखा हो, वहां प्राइस बढ़े नहीं हो। तो ये भूमिका बन रही है क्या तेल के दाम, गैस के दाम बढ़ाने की? मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ऑयल कंपनियां का घाटा बहुत बड़ा है। ये भी हम 2 दिन पहले रिपोर्ट में पढ़ रहे थे, 38,000-39,000 करोड़ का घाटा उनका हुआ है। तो ये सब किस पर जाएगा? आखिर आने वाले दिनों में ऑफलोड करके जनता तक ही जाएगी। तो आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और आने वाले दिनों का इंतजार सिर्फ चुनाव की वजह से किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको बारीकी से समझने चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक है। और जो बाकी राहुल गांधी जो कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, वह भी शुद्ध राजनीति कर रहे हैं। शुद्ध राजनीति मतलब इसलिए कह रहे हैं कि ये मिसमैनेजमेंट क्या है भाई? इसमें आपने कोई हजारों भंडारण की क्षमता, आप तो 54 साल शासन किए हैं, तो भंडारण की बहुत बड़ी क्षमता क्रिएट कर देते हैं। आपने वैसा तो किया नहीं। तेल का अल्टरनेटिव आप टेक्नोलॉजी डेवलप कर देते हैं, आपने तो 54 साल में कुछ नहीं किया। आप जब यूपीए की सरकार थी तो 3 लाख करोड़ का आपने जो है वो बॉन्ड जारी कर दिया, जिनको भरपाई करना जो है इस सरकार ने टैक्स के साथ भरपाई किया। तो आपने उस समय कौन सा मैनेजमेंट किया था? 12 साल से जोड़ दिया ना कि 12 साल में मोदी इस मुकाम पे ले आए। अरे भाई, उस सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट नहीं है ना। मनमोहन सिंह तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, दुनिया के बहुत बड़े, तब उनको ये क्यों गिरवी रखनी पड़ी थी भाई? ये शुद्ध जो है वो राजनीतिक आरोप है। लेकिन हाँ, जितना आप कंजम्पशन कर सकते हैं ये करने की आवश्यकता है, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बच सके। एक ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे विजय जी और समीर जी के बाद में, उसके पास भाई एक लाइन में मुझे इतना और बता दीजिए कि अगर सरकार ये कुछ दाम बढ़ाती भी है, ऑयल प्राइसेस बढ़ाती है या गैस प्राइसेस बढ़ाती है, तो जायज होगा? मुझे लगता है बिल्कुल जायज है। जायज है, बिल्कुल जायज। इस पर तो मुझे लगता है हम लोग पहले आपूर्ति सुनिश्चित रहे, कीमत तो बढ़ानी पड़े, कोई रास्ता नहीं है। ये तो आप इसमें तो हम लोग इस पर कहानी। चलिए, अच्छा ठीक है। तो प्रधानमंत्री ने आज की तारीख 1998 में हमने परमाणु परीक्षण किए थे, और प्रधानमंत्री आज गुजरात में जब बात कर रहे थे सोमनाथ वाले कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा कि दुनिया ने हमको झुकाने की कोशिश की, हम पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, भारत अलग मिट्टी का बना है, भारतवासी अलग मिट्टी की बने हैं, हमें कोई झुका नहीं पाया, मुझसे संकट से बाहर निकले। और फिर याद आया कल प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, अपील की थी उन्होंने कि तेल गैस का खर्चा कम कीजिए, कारपूल कीजिए, मेट्रो में चलिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, सोना मत खरीदिए, विदेशी यात्रा मत कीजिए, क्योंकि आपको विदेशी मुद्रा बचानी है। अब इसका इफेक्ट देखिए आप क्या हुआ है। सोना, चांदी, एयरलाइन कंपनियों और होटल्स के शेयर के दाम आज ही गिर गए। आज ही, कल तो संडे था, आज खुला मार्केट और दाम गिर गए, इनके रेट गिर गए। निफ्टी में करीब 250 अंक की गिरावट है, सेंसेक्स में करीब 950 अंकों की गिरावट अभी तक हो चुकी है। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह बातें मोटे तौर पर इसलिए कही थी क्योंकि भाई तेल हम आयात कर रहे हैं और वहां उसमें आग लगी हुई है, तो इस वक्त क्रूड ऑयल की पर बैरल की कॉस्ट है $105।
सोने 100 रुपए के ऊपर जाते ही वो अलग डायनेमिक्स शुरू हो जाते हैं दुनिया भर में। सोने की कीमत की बात करें तो आज 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत है 1,50,590 रुपए, तो 1.5 लाख रुपए के आसपास बना हुआ है सोना। और इसमें 0.23% की गिरावट मात्र इतनी ही जो है वो देखने को मिली है। तो सोने की बात भी उन्होंने कही थी कि भाई 1 साल तक कम से कम शादी ब्याह किसी फंक्शन में सोना भी मत खरीदिए। सोना कोई मतलब सोना कोई गलत नहीं है इसलिए नहीं उन्होंने कहा, बट सोना भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे देश में इतना सोना खरीदा जाता है कि हम दुनिया के बड़े बड़े आयातक देशों में शामिल होते हैं गोल्ड इंपोर्ट में, और वो भी आपको डॉलर में खरीदना पड़ता है। तो वो ये कह रहे थे कि अभी ये जो हमारा डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है इसकी जरूरत हमको तेल गैस संकट से निपटने में ज्यादा पड़ने वाली है, इसलिए इस खर्चे को आप बंद करें। इसीलिए उन्होंने विदेशी यात्रा के बारे में भी कहा कि यहीं घूमिए, रुपया खर्च कीजिए, बाहर जाएंगे आपको डॉलर पाउंड खर्च करना पड़ेगा, वो ना कीजिए, विदेशी मुद्रा को बचाइए। और यहां दो मेहमानों से हमारी बात हुई अभी, त्रिपाठी जी ने अपनी राय दी, प्रोफेसर साहब ने अपनी राय दी। एक बात पर ये सहमत है कि जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं कि ये इलेक्शन के बीच में नहीं, इलेक्शन के बाद किया गया चुनावी फायदे के, उन्होंने कहा ये सत्य है, इलेक्शन के बीच में कोई अप्रिय बातें नहीं करता। दूसरी बात, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये मिसमैनेजमेंट है और अब ये दाम बढ़ाने की तैयारी है। तो अब इस पर देखते हैं प्रोफेसर सर का क्या कहना है। सर नहीं, उस पर भी बोल दीजिए। आपने लोगों ने कहा कि यहां बढ़ेंगे दाम और जायज है, दाम बढ़ना भी जायज ये है। मिसमैनेजमेंट के कारण नहीं है, सप्लाई चेन में ब्रेक के कारण है। ये तो बात हुई कि मुझे भी आज ही कल रात को ही पता चला कि चुनाव खत्म हो गए हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया तो अब तो मतलब ये खत्म हो गया, अब अगले साल होने चुनाव। बहुत अच्छा तंज करते हैं आप। तो मुद्दा क्या है कि संकट क्या है। आज बहुत अच्छी बात कही प्रधानमंत्री जी ने, 11 मई 1998 की, मैं उस समय वहाँ था। प्रधानमंत्री जी ने, वाजपेयी जी ने जब देश के लिए बड़ी घोषणा की, और ये भी सच है कि उसके बाद जितने बड़े आर्थिक प्रतिबंध दुनिया भर के देशों ने लगाए उतने कभी नहीं लगे हिंदुस्तान में। लेकिन मुझे याद नहीं आता कि कोई आम आदमी पे कोई संकट या प्रतिबंध उस सरकार ने लगाया था। पास ऑन नहीं किया, कोई पास ऑन नहीं किया। ठीक है। 2 साल तक जसवंत सिंह जी और तमाम लोग, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री यशवंत जी थे, और सब लोगों ने जो भी कोशिशें होनी चाहिए थी वो की, लेकिन वो संकट, वो प्रतिबंध जनता पर कोई आर्थिक पास ऑन नहीं किया। आर्थिक कोई भी तरह का वो नहीं लगा, कोई बोझ नहीं डाला, बोझ नहीं डाला। ये एक फैक्ट है। ठीक है। दूसरा फैक्ट क्या है कि जब भी कोई संकट होता है, बहुत सारे प्रधानमंत्रियों का इतिहास है, अभी हमारे मित्र लोग करेंगे, मैं आपको वैसे बताऊं। जवाहरलाल नेहरू जी ने, जब संकट था दुनिया में, उस समय जंग चल रहे थे, तो उनका हमें किस तरह से बिहेव करना है। जब लाल बहादुर शास्त्री बने तो उन्होंने तो एक वक्त का भोजन छोड़ने की अपील की। 70s में जब इंदिरा गांधी थी तो उस समय उन्होंने कहा कि भाई हमारे को सेना के लिए वो चाहिए, फंड चाहिए, ये सब चाहिए, तो आप दान करें, अपने आभूषण दान करें, ये सब। तो एक पक्ष ये भी है कि भी इस तरह की अपील होती है। कोई इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी किया, गैस की सब्सिडी छोड़ने गैस की सब्सिडी छोड़ने की अपील की, वो छोड़ दी, वो ठीक है, और अपील करने में कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने बोला, और उसके बाद मैं शाम को उनका एक बहुत शानदार रोड शो देख रहा था जिसमें कम से कम 100 गाड़ियां चल रही थी। और कल प्रधानमंत्री जी 7 विदेश की यात्राओं पर जा रहे, 7 देशों की यात्रा पर जा रहे। 7 देशों की यात्रा तो समझ में आती है, प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है, जो देश का काम होगा, दुनिया का काम होगा। लेकिन मैं ये उम्मीद तो करता ही था कि प्रधानमंत्री जितने मजबूत लोगों में से नेतृत्व वाले, वो रोड शो के लिए कहते कि मुझे रोड शो की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक मैसेज होता। ठीक है। अभी 2 दिन पहले हमने बंगाल में देखा कि जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ शुभेंदु जी का, उसमें देश भर से भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता, चार्टर्ड फ्लाइट सारी कोलकाता में खड़ी थी। इसका मैसेज भी दिया जा सकता था कि भाई हमें नहीं आना। मैसेज जब आप देते हैं तो लोग उसको ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। आप कुछ और करें, दूसरे को वो जो कहा जाता है। बात यह कि उन्होंने अपना राजनीतिक और चुनावी काम निपटा दिया, उसके बाद लोगों उसके बाद ये अपील की। तो ये बात है। अब क्या आज संकट बढ़ा है? चुनाव को छोड़ दीजिए, आपने बताया 105 रुपए बैरल हो रहा है, 100 रुपए है, 105 मान लीजिए। जब 140 रुपए हो गया था तब हमने दाम नहीं बढ़ाए। आज जंग भी नहीं चल रही, जंग खत्म है, एक तरह से सीज फायर हो गया है, आना जाना भी चल रहा है, ये सब चल रहा है। तो क्या ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से हमें तेल के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं? ऐसा कहा किसी ने नहीं है सर, ये अनुमान है। ये तो अभी 2 दिन में, अरे प्रधानमंत्री जी ने जो मैसेज दिया है, मैं बता रहा हूं, वो उन्होंने आपको बहुत गंभीरता से चेताया है कि हार्ड डेज आर कमिंग। इन्होंने, इन दोनों का तो मानना है बढ़ेंगे दाम, आपका मानना है बढ़ेंगे दाम? 100% बढ़ेंगे। ठीक है। और मैं इस पर नहीं जा रहा कि बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए, बढ़ेंगे। आपने कहा जब $140 हो गया था तब दाम नहीं बढ़ाया, तो अभी 100 रुपया पे 105 पे, और तब जंग चल रही थी, तब जहाज बंद हो गए थे। तो ये अपील अब क्यों आई है?
हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना कि अपील क्यों अब आई है, और ये सब चीजें सोना ये सब ठीक है, अब मैं उसका सारा हिसाब बताऊं वो भी मुझे चलो पता है नहीं, कि ठीक 6 है, लाख ठीक है। करोड़ में आप सब भी हो रहा वही कह रहे हैं कि भाई मैंने जब कर लिया था तुमने, जब वर्स्ट को मैनेज कर नहीं, और लिया। मुझे हैरानी इस बात पर है कि जिस 11 मई का जिक्र किया गया उससे बड़े आर्थिक प्रतिबंध इस देश में कभी ठीक है नहीं सर, लगे। एक सेकंड समीर जी की बात लेके आ जाता हूं। हाँ समीर जी, आप बताइए, आपको भी लगता है कि ये भूमिका बन रही है देश में कुछ कंज्यूमर को पास ऑन करने का ही बढ़ी हुई कॉस्ट? निश्चित रूप से जब तक केंद्र सरकार के हाथ पर केंद्र सरकार ने कोशिश सुनिश्चित करने की कोशिश की कि आम जनता के ऊपर पेट्रोल डीजल के दाम के मार ना पड़े, और सरकार ने सब्सिडी भी उसके लिए दी जिस तरीके से कोशिश की चुनाव के पहले। लेकिन अब मुझे लगता है कि सरकार को ये लग रहा है कि जिस तरीके से ईरान के अंदर जो पूरा मामला हुआ है, अमेरिका और इजराइल ने जो किया, उसके बाद जो अभी तक जलडबरू मध्य से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अभी सप्लाई चेन सिस्टम में नहीं आई है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार को इस बात का आभास है कि महंगाई बढ़ेगी, तेल की सप्लाई पे असर पड़ेगा। और मुझे लगता है मोदी जी ने देश को आगाह किया है कि आने वाले दिनों में मजबूरी में वैश्विक संकट को देखते हुए हमें महंगाई को तेल महंगा करना पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो मुझे लगता है उन्होंने आगाह कर दिया और देशवासियों से अपील भी की। उन्होंने कहा कि आप सोना मत खरीदो। तो अगर पिछले साल की बात करें तो 6 लाख करोड़ का सोना देश में आयात हुआ था। विदेश यात्रा की प्रधानमंत्री मोदी ने कहा तो एक साल में 3 लाख करोड़ भारत के लोगों ने खर्च कर दिए थे विदेश यात्रा में एक साल के अंदर। तेल को कंजम्पशन के कम जिक्र किया तो पिछले साल ही 10 लाख करोड़ का तेल आयात भारत सरकार ने किया था। तो प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि देश के अंदर सब चीज़ें कम हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं तो अगर प्रधानमंत्री के कैबिनेट मिनिस्टर अगर मोदी जी के साथ मिलाकर देखें तो 72 मंत्री है और 1500 गाड़ियों का टोटल खर्चा कैबिनेट मंत्रियों का होता है। एक मंत्री पे एवरेज 15 गाड़ियां रहती है। वो गाड़ियां थोड़ा कम हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के या कोई भी सरकार है उसके जो मुख्यमंत्री है, जो कैबिनेट मंत्री है तमाम राज्यों के, वो 200 किलोमीटर तक भी बाय रोड नहीं चलते। अगर मुख्यमंत्री को 200 किलोमीटर भी जाना है तो वो चार्टर्ड प्लेन का या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के शासित मुख्यमंत्री क्या 200 किलोमीटर बाय रोड नहीं जा सकते? क्या 200 किलोमीटर की यात्रा वो ट्रेन से नहीं कर सकते? ये क्या जरूरी है कि सभी मुख्यमंत्री 200 किलोमीटर की यात्रा भी हेलीकॉप्टर से करें या चार्टर्ड प्लेन का उसके लिए इस्तेमाल करें? कि भाई सरकार को अगर वो ये करें बाय एग्जांपल उनको करना हाँ, निश्चित रूप से अगर आप देश की नैतिकता कब आती है? आपके ऊपर तब आता है कि जब आप करके दिखाओ कि ये मैंने करके दिखाया है, तो जनता पे इसका असर होता है कि नहीं हमारे देश की केंद्र सरकार ऐसे कर रही है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जो 15-15 लेकिन आपको लगता है हालात ऐसे, क्योंकि इनका सवाल जो था मैं उसका जवाब जानना चाहता हूं। इन्होंने कहा जब $140 को आपने एब्जॉर्ब कर लिया चुनाव की वजह से या कैसे भी, वो वर्स्ट था ना इस क्राइसिस का, वो आपने जब एब्जॉर्ब कर लिया तो आज तो $100 पर है। आज बताया जा रहा है कि भाई ये दुनिया का संकट इतना बड़ा है, क्या सरकार इसको भी आने वाले इसको भी एब्जॉर्ब किए जा सकती है क्या? नहीं, मुझे लगता है हरदीप पुरी जी का जो बयान है वो बहुत इस गंभीरता को इशारा करता है। उन्होंने कहा है कि पर डे तेल कंपनी को 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है और अभी तक 1 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। कब बताया उन्होंने? कल उन्होंने बयान दिया हरदीप पुरी जी ने और कहा कि लगभग 1 लाख करोड़ का नुकसान अभी तक तेल कंपनी को हो चुका है और सरकार अब इस स्थिति में नहीं है कि यह घाटा तेल कंपनियां बियर कर सके। ये भी उन्होंने बोला। तो मुझे लग रहा है कि जो हरदीप पुरी जी का जो बयान है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, यह स्पष्ट बता रहा है कि अब स्थिति बहुत सरकार के हाथ से निकल रही है और सरकार ये कह रही है कि भाई तेल कंपनी को राहत देने के लिए कुछ तो जनता को अपने ऊपर लेना पड़ेगा। देखिए, दोनों में जब अटल जी की सरकार थी और जब हमने परमाणु विस्फोट किया था उस समय जो आर्थिक सैंक्शन लगे थे और अभी है, दोनों के बीच में एक मौलिक अंतर है। उस समय प्रतिबंध ये नहीं लगाया गया था कि आपको तेल की सप्लाई कर दिया जाए। नहीं, महंगा नहीं, तेल की सप्लाई रुक जाना। हाँ, बिल्कुल ठीक। देखिए, ये अभी जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है इस बात के लिए नहीं है क्योंकि तेल महंगा हो जाएगा, $140 चला जाए, तेल पहुंचे ही नहीं, ये डर सता रहा है कि जल डमरू मध्य से आपके आवाजाही जहाजों का बंद है। ये डर अपने आप में ज्यादा है। खपत कम कीजिए क्योंकि आप रिजर्व जो है वो 2 महीना से ज्यादा आप रख ही नहीं सकते हैं। 2 महीना से ज्यादा यदि आप रिजर्व नहीं रख सकते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका रिजर्व तो डिप्लीट करेगा और 2 महीने में खत्म हो गया ना चुनाव के दौरान। सर ऐसा है, उस बीच में आते भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि तेल अभी तक तो ठीक चल रहा है। आप मुझे बताइए, अभी तक मैं अपने एग्जांपल से संकट जब आज तक मुझे बात ही दूसरी कह रहा हूं। पेट्रोल लेने के लिए कोई दिक्कत विजय जी, ना मैंने पेट्रोल पंपों पे विजय जी मैं संकट ही नहीं है। विजय जी, जब वो संकट नहीं और जो सबसे बड़ा संकट 1 लाख करोड़ का घाटा हो चुका है। सर एक बात इस पर भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि तेल कंपनियों का घाटा क्या होता है और कौन इसका मालिक है। बताइए कौन है? हर्ष जी ज्यादा समझा सकते होंगे कि तेल कंपनियां सरकार की कंपनियां, समझे, इसमें तेल कंपनियों को मत डालिए। जब आपको तेल का दाम बढ़ाना, सारी सरकार की है, सरकारी भर रही है। मैं कह रहा हूँ घाटा सरकारी भर रही है। तो तेल कंपनियों को क्यों ले रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जब आपने 1.5 लाख करोड़ रुपया अभी बीच में टैक्स को
फर्क क्या है, 35% टैक्स लगता है पेट्रोल पर जो सरकार खजाने में ले रही है, उसमें राज्य सरकारें भी शामिल है, केंद्र सरकारें भी शामिल है। मुनाफा कितना है कंपनियों का, 10 से 12%। फिर एक काम होता है, जो एक नियम बनाया गया जब ये हमने वो किया, उसको डीरेगुलेट किया मार्केट को, तो कहा गया कि हर दिन रात को 12 बजे उसकी मार्केट रेट रखी जाए, मार्केट उसमें सामने की जाए। वो नहीं की जाती है, क्यों नहीं की जाती है, उसको देखें कि भाई कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। और तेल कंपनियों का मुनाफा, तेल कंपनियों का नुकसान, तेल कंपनियों से मिलने वाला टैक्स, इस सब का हिसाब एक दिन बैलेंस शीट को रख दे सरकार, तो फिर समझ में आए कि किसका घाटा हो रहा है, किसका फायदा हो रहा है। जी नहीं, अभी जो समीर जी ने मुझे बताया मैंने मिस कर दिया था, वो हरदीप पुरी जी का बयान, और वो प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के कल के बाद आया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वही बात उन्होंने बताया कि इस तिमाही में 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान तेल कंपनियों को हो गया है, और सरकार ने क्योंकि एक्साइज ड्यूटी घटाई हुई है तो उससे हर महीने 14,000 करोड़ रुपए का सरकार को घाटा हो रहा है, मतलब जो पैसा आता था हाँ, ठीक है। वो नहीं आ रहा है। मैं तो यही कह रहा और ये अंडर रिकवरी जो तेल कंपनियों की है, ये 2 लाख करोड़ की तरफ बढ़ रही है, 2 लाख करोड़ रुपए की तरफ बढ़ रही है। तो ये वो बेसिकली, और इस पर सरकार के सारे मंत्री भी मैंने देखा, मुख्यमंत्री भी, जैसे मैं उनका देवेंद्र फडणवीस का स्टेटमेंट देख रहा था, अमित शाह जी ने भी इस पर पोस्ट किया है। सो बेसिकली एक माहौल तो बन रहा है। वही अब पेट्रोलियम मंत्री क्यों बता रहे हैं कि इतना घाटा हमको हो रहा है? मोदी जी ने अगर बड़े दाम, अगर केवल तेल बचाने की चिंता तेल बचाने की थी, तो वो चिंता तो नहीं प्रधानमंत्री है, ने तेल कह दिया बचाने था। की चिंता नहीं है। नहीं है, देखिए 2-3 बातें हैं और इसको गंभीरता से समझना इसलिए जरूरी है कि अगर ये सब कुछ हो गया तो भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या होगा, इसकी भी जरा चर्चा करनी चाहिए। हम अभी कल ही भोपाल से लौटे तो अभी भी न फ्लाइट में कोई जगह सीट खाली है, न कहीं किसी रोड पर कोई टोल सब पड़ा, नॉर्मल कोई चल रहा कतार, सब कुछ नॉर्मल है। इसका मतलब सरकार ने अभी तक बहुत अच्छा मैनेज किया। तो अभी अच्छा मैनेज किया तो चुनाव के बाद क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि भारत ने जो अपने आप को डाइवर्सिफाई किया, वो तेल की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। हम जो जिसको $100-105 कह रहे हैं, हम वो नॉर्मल वाली बात कर रहे हैं। दुनिया के अलग अलग देशों से जो हम लेके आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। अब सवाल यह है कि क्या इस तरह से प्रधानमंत्री को अपील करनी चाहिए? हर सरकार अपील करती रही है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे तो उन्होंने तो बाकायदा कहा था कि सोना, मैं तो आपको 10 प्रधानमंत्री, लेकिन मैं उससे आगे की बात कर रहा हूं। देखिए, जब इस तरह की अपील होती है तो उससे बेहतर होता है, जैसे कल ही मतलब किसी, इसलिए नहीं कि वो मोहन यादव के संदर्भ से मैं कह रहा हूं, क्योंकि भोपाल से मैं लौटा तो इसलिए उस संदर्भ से बता रहा हूं। मुझे पता चला कि मोहन जी अधिकांशतः उज्जैन रहते हैं और हेलीकॉप्टर से आते हैं, और उसका जो राजकीय विमानतल है वहां से रूट लगता है और वो चले आते हैं भोपाल में, जो कार्यक्रम होता है करके चले जाते हैं। हर राज्य में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, वो सब हेलीकॉप्टर से, राजकीय विमान से घूम रहे हैं। जो, और इसमें एक अच्छा है, जैसे हम लोग गिरिराज जी की चर्चा गलत संदर्भों में ही करते हैं कि उन्होंने ये हिंदू मुस्लिम बयान दे दिया। आज गिरिराज जी ने खरीद ली है ईवी कार। उन्होंने कहा कि पीएम ने कहा तो हमने ईवी खरीद लिया, हमारे पास पहले पेट्रोल वाली थी, अब हम उसको छोड़ लें। ठीक है, जब सरकार में बैठे लोग ये करेंगे। और देखिए, कोई कुछ भी कहे, मैं आज भी मानता हूं कि इस देश में नरेंद्र मोदी की जैसी अपील है वैसी किसी की नहीं रही। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, लोगों ने खाना बंद कर दिया था। इंदिरा जी ने युद्ध के समय में गहने की, लेकिन सामान्य स्थिति में सिलेंडर की सब्सिडी छोड़वा देना, ट्रेन की सब्सिडी छोड़, सब मोदी जी करा लेते हैं। लेकिन मोदी जी सरकार भी ये करती हुई दिखे, सरकार भी ये करती हुई दिखे। एक बात जरूर आई। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं, जो कांग्रेस मान लीजिए कहती है कि भाई 10 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपया तेल बेच के सरकार ने मुनाफा कमाया, ये कहा जाता है। अभी भी आप वही बात कर रहे थे ना, और अभी भी आपने बताया कि आप जो 1 लीटर तेल खरीदते हैं 10 टाइम्स कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। 10 टाइम्स। अग्रीड, सरकार ने खर्चा भी किया, कोई नहीं कह रहा। वो कह रहे हैं कि जो आप तेल 1 लीटर खरीदते हो उसमें कितना % टैक्स दे रहे हो, केवल आप लागत ही नहीं भर रहे हो ना, उसमें टैक्स भी भर रहे हो। तो वो सरकार और कंपनियां उसको कमा रही हैं। सवाल केवल इतना है, अब क्या जैसे अभी 3 महीने 3.5 महीने सरकार ने कोई कॉस्ट पास ऑन नहीं की है, क्या ये सस्टेनेबल है आने वाले वक्त? कतई सस्टेनेबल नहीं है, कतई नहीं। और मेरा तो उस वक्त भी ये मानना था, और मैंने तो कहा ही कि अप्रिय निर्णय सरकार चुनाव के समय, कोई पार्टी चुनाव के समय में नहीं लेती है, लेकिन आपको ये करना ही पड़ेगा। ये संभव नहीं कि आप रोज कहेंगे अच्छा चलो ये डाल देते हैं हम पैसा। कब तक डालते रहेंगे? ये पॉसिबल नहीं। बेहतर ये है आपूर्ति सुनिश्चित रहे, सब कुछ सामान्य चले, कीमतें बढ़ेंगी तो उसके लिहाज से अपनी खपत खुद ही लोग कम करें। खपत कम कीजिए और दाम तो सरकार। अच्छा, मैंने वो इंडक्शन खरीद लिया, मैं बता दूं, मैं इंडक्शन आप और गिरिराज सिंह जीवन में पहली बार। आप और गिरिराज सिंह जी ने दोनों ने तुरंत फैसला किया। अच्छा, एक सेकंड, अब इस सब का जो जननी है वो तो है ये युद्ध, तो इसका क्या हुआ, इसमें अभी क्या चल रहा है वो आपको बता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, तो अभी कोई सूरत नहीं निकल रही है हल की। तेहरान ने रविवार को पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को एक प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव में युद्ध खत्म करने, फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने,
ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने और परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की बात कही गई थी। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर पूरी तरह समझौता करने को तैयार नहीं है, लेकिन वो कुछ कंसेशंस देने के लिए तैयार है। और ट्रंप को उसने ये प्रस्ताव पहले भी दिया था, लेकिन एक बार फिर इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। तो ये भी एक बड़ी खबर है। अच्छा, इस बीच में यहाँ तो हम तेल कम करने की अपील हो रही है, खपत की कम करने की अपील हो रही है। देखिए दुनिया में क्या हो रहा है। ईरान ने अब उसका जो खार्ग आइलैंड है उसके पास एक बहुत बड़ा तेल रिसाव का देखा गया कि तेल यहां समंदर में बह रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में समंदर में फैला तेल साफ नजर आ रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रतिबंधों और नौसैनिक दबाव की वजह से ईरान के तेल निर्यात पर असर पड़ा है। कई तेल टैंकर फंसे हुए हैं और देश के पास अब तेल स्टोर करने की जगह नहीं है। यहां लोगों को तेल मिल नहीं रहा और उसको स्टोर करने की जगह नहीं मिल रही है। इस वजह से आशंका जताई जा रही है कि उसने ये लाखों लीटर तेल जो है इसको उसने समंदर में बहा दिया है। ट्रंप क्या कहते थे कि तेल निकालना ना एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है, वो आप उसको बंद नहीं कर सकते। आप वो तो एक तेल निकल रहा है और दुनिया में बिक रहा है, यूज भी हो रहा है, तो वो एक निरंतरता थी उसके अंदर। अब जब उसका तेल जो है उस मात्रा में बिक नहीं पा रहा तो वो प्रोडक्शन तो हो जा रही है। तो उन्होंने कहा था कि ये 3 हफ्ते में अगर ऐसा ही चलता रहा तो 1 महीने के अंदर वो फट जाएंगी सब पाइपें, डैमेज हो जाएगा सब कुछ। तो वो तो नहीं हुआ, लेकिन इतना तो दिख रहा है कि प्रोडक्शन अभी भी ईरान की जारी है और उसके पास स्टोर करने की जगह नहीं है। तो ये संकट बना ही हुआ है अभी, उसके बीच में हम ये सारी बातें कर रहे हैं समीर जी। और ये बहुत बड़ा मतलब पर्यावरण का संकट भी उत्पन्न हो जाएगा अगर समुद्र में इस तरीके से तेल छोड़ेगा तो वहाँ मतलब किस तरीके से संकट उत्पन्न होगा। मुझे लगता है कि ट्रंप अभी भी और युद्ध रुक नहीं रहा और ट्रंप किसी भी तरीके से कोई समझौता करने की स्थिति में नहीं है। ईरान भी हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। तो अगला कदम क्या होगा? क्या ईरान और अमेरिका के बीच में जो दोनों लड़ रहे हैं उसके चक्कर में पूरी दुनिया इसी तरह परेशान होती रहेगी तेल को लेके, जो आज भारत परेशान होने की स्थिति पे चला गया और दुनिया के तमाम देश हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कि भाई अब ट्रंप को भी बहुत स्पष्ट भाषा में समझाया जाए, ईरान से भी कहा जाए कि इस तरीके से दुनिया नहीं चल सकती। तमाम दुनिया के देश परेशान हो रहे हैं। अमेरिका इस बात को जानता है। अमेरिका के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई है, पाकिस्तान में 50% है, अमेरिका में बढ़ गई है, दुनिया के तमाम देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई है। भारत में जरूर भारत सरकार ने अभी इस कीमतों को बढ़ने नहीं दिया है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया वो इस दिशा के इंगित करता है कि भाई फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच में कोई शांति समझौता और युद्ध रुकने की स्थिति नजर नहीं आ रही है। यह स्थिति लंबे खिंचने वाली है, भारत सरकार को ये लगता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की जो लंबा युद्ध चलने वाला है, कुछ महीने तो मान के चले। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इस स्थिति को भांप लिया और इसलिए देशवासियों से कहा है कि आप अपनी जरूरतों को कम करें, क्योंकि फिलहाल जहां से हमें तेल मिलता था, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास कोई तेल के कुएं नहीं है कि हम खुद तेल निकालें, हम दूसरे पर निर्भर है। तो हमारी निर्भरता दूसरों पर और हमारे पास सप्लाई नहीं आएगी तो देश को सफर करना पड़ेगा। तो अपनी जरूरतों को कम करें। मुझे लग रहा है कि अब ट्रंप के ऊपर दबाव बढ़ना चाहिए कि ट्रंप जिस दिशा में जा रहे हैं, अगर वो कल फिर इमरान पर हमला कर देते हैं और फिर 15 दिन महीने भर के लिए अगर जल डबरू मध्य में या स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज निकलना बंद हो जाते हैं तो दुनिया में और भारत के लिए और एशिया के लिए कितना बड़ा संकट खड़ा होगा। अगर हमारे यहाँ वो एक्चुअली इलेक्शन के चक्कर में इसकी कवरेज भी थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई संकट नहीं हो रहा तो मतलब तेल कहीं से तो आ ही रहा है। त्रिपाठी जी ने बताया कि वो डाइवर्सिफाई किया हुआ था, वो हम यहाँ से 40-45% तेल इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से लेते थे और देशों से आ रहा होगा, तो आपूर्ति अभी तक तो मेंटेन्ड है। मेजर प्रॉब्लम कॉस्ट है। अब सर ये मुझे बताइए कि ये जंग रुकने के जो प्रयास चल रहे हैं, कहीं अभी तक लग रहा है आपको कि कुछ कामयाबी मिल सकती है? अभी तक तो मुझे नहीं दिख रही है। और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट को CIA ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि 39 दिन 39 डेज तक नाकेबंदी जो है वो ईरान झेलने में समर्थ है पूरी तरीके से। उसके बाद ही उसके नाकेबंदी का कोई असर होगा। 39 डेज तो करीब करीब मुझे लगता है उसके नज़दीक पहुंच रहा है। तो अभी 39 डेज मुझे नहीं लगता है, लगता है 20-25 दिन हुआ होगा। तो इंतज़ार कीजिए कि 20-25 दिन बाद क्या ईरान का स्टैंड में क्या बदलाव होता है, क्योंकि जो नाकेबंदी है उससे कहा यह जा रहा है कि लॉस ईरान का जितना हो रहा है उससे ज़्यादा पूरी दुनिया का लॉस हो रहा है। और ईरान कम से कम 39 दिन तक इस नाकेबंदी को झेलने में समर्थ है। उसके बाद उसके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर उसका असर पड़ सकता है। अब उसके बाद या तो वो झुकेगा या फिर जंग के लिए जाएगा। और अमेरिका भी मुझे लगता है कि दोनों अभी प्रिपरेशन के मुद्रा में है।
दोनों ये मानते हैं कि यदि नहीं होगा तो फिर से दोबारा जंग शुरू करने की ठीक है सर, जरूरत पड़ सकती है। एक ब्रेक ले लेते हैं। वैश्विक संकट का चीन पर भी कोई असर पड़ा क्या? मैं गया नहीं चीन, बहुत हाँ पड़ा है सर, पड़ा है सर। कि तेल के दाम और वो सब बड़ा पड़ा ये अच्छा किया ये सवाल। चीन ने तेल के दाम बढ़ाए। 13 मई से चीन में अमेरिका ने दोनों ने तेल और गैस के दाम बढ़ा दिए। चीन में 11% उसी वक्त कीमतें बढ़ गई थी। इधर का चेक नहीं किया इसलिए लेटेस्ट नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन चीन में 11% उसी दौरान बढ़ गई थी जिस वक्त हम लोग बात कर रहे थे कि यहां कोई कीमतें नहीं बढ़ी। चीन में भी बढ़ गए सर, मैक्सिमम रिजर्व है नहीं, मैं बढ़ा बड़ी है, जानकारी के लिए। दुनिया का सर्वाधिक रिजर्व उसी वैसे के हमने पास तो 1000 रुपया सिलेंडर वैसे पर बढ़ाया। 13 ब्रेक का ब्रेक 13 रुकने मई पड़ेगा। को 1000 रुपये बढ़ाए 13 मई सिलेंडर को पर। एक बढ़ा घंटे दिया की होगा। अभी इस ट्रंप बहस जा का रहे क्या हैं 13। लबोलुबाब ये है कि प्रधानमंत्री ने अपील की है तो कोई उसके पीछे कोई बड़ी वजह है। तो अब मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, थोड़ा सा अपने रूटीन में, अपनी नहीं वो लाइफस्टाइल बड़ा में चेंज मैं आपको कह रहा हूं, आप बहुत सॉफ्ट तरीके से बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी चिंता जाहिर की। मैंने सॉफ्ट में जानबूझ के इसलिए कह रहा हूं कि कल को सरकार ये ना कह दे कि हम अफवाह फैला रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री इतना ही कह रहे हैं कि भाई कुछ सरकार फैसला ले तो आप आश्चर्य में मत आइएगा। प्रधानमंत्री जी चिंता जाहिर किए हैं, आप Right, तंज sir. कर रहे हैं। बंगाल का कुछ अपडेट आपको हम बता देते हैं क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट मीटिंग कर ली है और पूरे एक्शन मोड में वो नजर आ रहे हैं। शुभेंदु कैबिनेट की पहली मीटिंग से जो खबर निकली मैं आपको बताता हूं। थोड़ी देर पहले मीटिंग खत्म हुई है और इसमें कुछ बड़े फैसले शुभेंदु अधिकारी ने लिए हैं। शुभेंदु सरकार ने बीएसएफ को बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन देने का फैसला किया है। साथ ही बंगाल को केंद्र की आयुष्मान योजना से जोड़े जाने का भी निर्णय ले लिया गया है। राज्य को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से भी कनेक्ट किया जाएगा। ये तो हैरानी है कि उज्ज्वला योजना भी नहीं थी बंगाल में अभी तक। बंगाल से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी शुरू होगी। साथ ही बंगाल को अब विश्वकर्मा योजना का लाभ मिलेगा। शुभेंदु अधिकारी आज बंगाल के सारे जिलों के जिलाधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी करेंगे और बीजेपी के सभी विधायकों के साथ भी उनका एक बैठक का प्लान है। शाम को 5 बजे सब डीजीपी और सारे जिलों के एसपी के साथ भी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की मीटिंग होगी जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने पर आज कुछ निर्देश उनको दिए जाएंगे। तो ये मोटा मोटा बड़े फैसले थे उनके। सुनते हैं। एक और फैसला बहुत बड़ा आया है। पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड डिपार्टमेंट जो लैंड उनका पास है, उन्होंने लैंड डिपार्टमेंट ने बहुत सारा एक्सरसाइज भी करके रखा है। वो लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कर दिया हम लोग, आज से ही सेंसस का काम शुरू हो जाएगा। 11 महीने के बाद ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसलिए आपको सामने मैं इसका खुलासा किया। मैनिफेस्टो में था आयुष्मान भारत, कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट और दूसरे तरीके जो प्रक्रिया करना चाहिए वो प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। तो मोटे तौर पे ये जो एक बड़ी बात थी कि बीएसएफ को जमीन फेंसिंग के लिए नहीं दे रही थी ममता सरकार, ये बड़ा आरोप लगाती थी बीजेपी उन पर, उसको लेकर के फैसला और सेंटर की स्कीमों का बंगाल में अब शुरू होना। तो ये दो बड़ी बातें हैं और सेंटर की बहुत सारी स्कीमों के नाम अभी हमने आपसे लिए। इसी की अपेक्षा कर रहे थे या इससे कुछ और ज्यादा की त्रिपाठी जी आप पहली कैबिनेट से? मुझे लगता है पहले कैबिनेट में जो सबसे बड़ा निर्णय है, अगर एजेंडे के लिहाज से देखें तो वही है कि 45 दिन के भीतर बीएसएफ को जमीन दी जाएगी बाड़ेबंदी करने के लिए, फेंसिंग करने के लिए। ठीक है। और दूसरा, चूंकि प्रधानमंत्री हर बार ये कहते थे कि हमारे यहाँ के लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ क्यों नहीं मिलेगा बंगाल के लोगों को, बताते चले योजना में क्या क्या है ना, कोई लोग एकदम से नहीं। जो 70 वर्ष के ऊपर के लोग हैं उनको पूरी तरह से योजना मुफ्त है। ठीक है। जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको 5 लाख तक का बीमा मुफ्त है, जो अभी तक बंगाल के लोगों को नहीं मिलता। स्वास्थ्य बीमा है, स्वास्थ्य बीमा जो पूरे देश में जा इसी रहा था, तरह से बंगाल जो में जा रहा था। किसानों की एक खाते में रकम जाती थी 6,000 रुपए वाली, वो बंगाल के किसानों को नहीं मिलती थी। तो एक तरह से कहें तो ये दोनों बड़ी योजनाएं थी जिसका सीधे सीधे लाभ मिलना था और उनको वो योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। मुझे हैरानी हो रही है, उज्ज्वला कैसे नहीं हो सकती? अच्छा हाँ, उज्ज्वला भी एक उसमें शामिल, उज्ज्वला को भी उन्होंने नहीं शामिल सब्सिडाइज किया। सिलेंडर वाला। वो दरअसल उसके पीछे झगड़ा दूसरा था। वो ये कह रहे थे कि आप हमको वो स्कीम दीजिए, हम उसको रीपैकेज करके देंगे।
यानी सारी लड़ाई, और अगर आपको क्रेडिट अपनी थी, यही लड़ाई अरविंद केजरीवाल ने भी की थी और उन्होंने भी यही किया था। अंत में जब ये सरकार आई है तो उसके बाद आयुष्मान भारत विश्वकर्मा योजना, मुझे ऑफेंड नहीं याद आ रहा है, विश्वकर्मा योजना जो कारीगरों को 10,000 रुपए का तुरंत लोन, अलग अलग लोन देना, और किट के लिए भी पैसा, किट के लिए पैसे वाले, ये जितने भी मतलब जो एक तरह से कहें कि वो रोजगार थे ना, पारंपरिक रोजगार, उनको बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा योजना लाई गई। चलिए, तो एमएसएमई को नए सिरे से तैयार, बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन, और दूसरा सेंटर की स्कीमें बंगाल में अब पहुंचना शुरू हो जाएंगी। और एक काम में इन बीजेपी की जहां जहां सरकारें हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वो है सैचुरेशन तक किसी योजना को पहुंचाना, मतलब हर व्यक्ति तक, जो भी पात्र उसका लाभार्थी है उस तक उसका लाभ पहुंचा देना। तो उम्मीद कीजिए कि और ये सब अच्छी स्कीमें, इससे आम आदमियों, गरीब आदमियों को बहुत फायदा होगा। अब दूसरी एक और बड़ी बात मैं आपको बताता हूं। बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई थी। इसके मामले में भी पुलिस ने अब काफी एक्शन लिया है। जांच में पुलिस भी जुटी हुई है और एसआईटी भी बनी हुई थी इसके लिए। और बंगाल पुलिस की एसआईटी ने मर्डर के मामले में 3 लोगों को अरेस्ट किया है। अरेस्टिंग है तो मतलब कुछ मिला होगा। यह गिरफ्तारी बिहार के बक्सर और उत्तर प्रदेश के अयोध्या से हुई है। मतलब चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट के पीए की हत्या हुई थी, बड़ी बात थी। टोल प्लाजा पर ऑनलाइन पेमेंट करने से पुलिस को इनका सुराग मिला। इसके बाद पुलिस ने इन 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया, इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बंगाल पुलिस ने जिन 3 लोगों को शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के आरोप में अरेस्ट किया है, इनके नाम है मयंक शर्मा, विकी सिंह मौर्य और राज। मयंक और विकी की गिरफ्तारी बिहार के बक्सर से हुई है, और ये जो राज सिंह है ये शूटर बताया जा रहा है, इसको उत्तर प्रदेश के अयोध्या से गिरफ्तार किया गया है। बंगाल एसआईटी के सूत्रों के अनुसार इन्हीं तीनों ने चंद्रनाथ रथ की रेकी करवाकर हत्याकांड को अंजाम दिया था। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की 6 मई की रात को 24 परगना जिले में हत्या कर दी गई थी। 3 गोलियां उनके शरीर में लगी थी, 10 राउंड गोलियां फायर हुई थी। अब शूटर पकड़ा गया तो यह भी पता चलेगा कि शूटर को सुपारी दी किसने थी, कौन था वो जो मारना चाहता, जो शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या करके कोई संदेश देना चाह रहा था। और शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ये उन्होंने बयान दिया था कि ये निशाने पे मैं ही हूं क्योंकि मैंने ममता बनर्जी को भवानीपुर में हरा दिया। अब इस पर टीएमसी के एक पूर्व प्रवक्ता ने बड़ी बात बोली है। इनका नाम है रिजू दत्ता। एक तो ये पहले दिन से ही इनके सुर बदल गए थे, ये बीजेपी की तारीफ करने लगे थे, फिर इनको प्रवक्ता पद से हटा दिया गया था। अब इन्होंने ये कहा कि शुभेंदु अधिकारी ने कम से कम 5,000 टीएमसी कार्यकर्ताओं की जान बचाई। सुनिए आप बात को, ये कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी ने कम से कम 5,000 टीएमसी वर्कर्स की जान बचाई। कैसे, ये आपको वो खुद बताएंगे, सुनिए। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन के 2 दिन हुआ है, सिर्फ 2 दिन, बट इस 2 दिन के अंदर उन्होंने कम से कम 5,000 तृणमूल कांग्रेस कर्मी का जान बचाया। उन्होंने, पूछिए कैसे। मुख्यमंत्री शपथ लेने से पहले 6 तारीख को उनके पीए को गोली मार दी गई, एकदम सिनेमा स्टाइल में, जैसे हम लोग वेब सीरीज नहीं देखते मिर्जापुर वगैरह, सिनेमा स्टाइल में उनके पीए को गोली मार दी गई। अगर उस दिन हॉस्पिटल से निकल के शुभेंदु अधिकारी बोलता कि अभी बदला होगा बंगाल में, उस रात को 5,000 तृणमूल कर्मी का खून हो जाता बंगाल में। शुभेंदु अधिकारी निकल के बोला, कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेगा, हम इस मैटर को देख रहे हैं, आप लोग शांति बना के रखिए। तो शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन के बंगाल के लिए कुछ किया है या नहीं किया है, कम से कम 5,000 तृणमूल कांग्रेस कर्मी का जान बचा लिया, और उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं। इन्होंने तो अपने बारे में भी ये कहा था कि मुझे बहुत लोग जो हैं धमकियां दे रहे थे, अपने परिवार को धमकियां दे रहे थे। बीजेपी के बड़े नेताओं ने मुझे कहा कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कोई आपको हाथ नहीं लगाएगा। 4,999 लेकिन anyway, वो देखिए, वो रिजू दत्ता ने कैंप बदलने के प्रयास किए हैं पूरे, वो अलग बात है, लेकिन जो वो बात कह रहे हैं उसमें दम है। वो बहुत बड़ा प्रोवोकेशन था शुभेंदु अधिकारी के लिए। वो गुस्से में भी आदमी कुछ बोल सकता था, उनके लिए उनका वो निजी नुकसान किया गया है। लेकिन वो कह रहे थे कि उस रात उनके बोल बड़े संयमित थे, नहीं तो कुछ का कुछ हो सकता था। आप सहमत हैं इससे? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं तो अंदेशा था मुझे बहुत बड़ा कि कहीं बंगाल में दंगे न हो जाएं, बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा न शुरू हो जाए, मारकाट शुरू न हो जाए। आप क्या समझते हैं 11-15 साल से पीड़ित भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसका काडर्स जो मारे गए हैं, जो परिवार मारे गए, जिनको श्रद्धांजलि देकर के शपथ लोग लिया, क्या उनके परिवारों में उनके आक्रोश नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उनके जिन लोगों के जो मारे गए हैं, उनके आस पड़ोस जिन्होंने जो कि उनके सगे संबंधी हैं, उनके मन में आक्रोश नहीं होगा? बिल्कुल होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जितना उत्पीड़ित किया गया है, उनके मन में आक्रोश होगा। और कल तो बता रहे थे एक संघ के
प्रचारक ही बता रहे थे कि रामनवमी के जुलूस जब निकलते थे तो इसका अंदेशा हमें हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है, और उन्होंने कहा कि लाखों की भीड़ आती थी। और वो जिसे कहते हैं, एक तो होता है बुलाने पर आना और एक होता है स्वतः स्फूर्त भीड़ और उसमें जुड़ जाना। वहाँ के कन्वेंशन सेंटर में यदि भाषण देने जा रहे हैं तो पहले सरकार चाहती थी कि उस पर किसी तरीके से कंट्रोल कर दे, तो ये एक उन्मादी भीड़ के रूप में भी शक्ल ले सकता था, खास करके शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या करने होने के बाद। और उस पर सरकार नहीं थी उस वक्त, और कोई उस पर उस समय कोई सरकार नहीं थी। आप ये देखिए कि बंगाल में हम बार बार यहाँ भी कहते रहे हत्या की संस्कृति रही है, हत्या की, तो उसमें ये जायज भी ठहरा दिया जाता भाई पहले मारा गया था, सीपीएम के समय मारा गया था, पश्चिम बंगाल में ममता आई थी तब हत्या की संस्कृति नहीं, उसमें कुछ बहुत बुरा हो जाने का अंदेशा था, वो इतनी बड़ी घटना थी वो। अब एक दो बातें और आपको मैं बता दूं, एक तो बंगाल में टीएमसी के लोगों में, जैसे अभी आप रिजू दत्ता की बात सुन रहे थे, उन्होंने एक नहीं कई स्टेटमेंट दिए हैं ऐसे। वहां जेन्युइनली टीएमसी के लोगों में अभी दौड़ मची हुई है बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर के। हर स्तर पर छोटे से लेकर बड़ा आदमी जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहता है, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ हित जुड़ा हुआ था टीएमसी गवर्नमेंट से। उनको लगता है कि एक तो वो जाएगा, दूसरा उनको खतरा लगता है कि बीजेपी वाले हैं जो हैं अब उनका अपर हैंड होगा तो हमको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, तो पहले ही दूसरी तरफ चले जाओ। सौरभ भाई एक बात बोले, जो लोग बिजनेस में होता है ना, जो ठेकेदार होते हैं, जो बिजनेस होते हैं, जो उसी धंधे में लगे हुए होते हैं, वो हर सिस्टम में, चाहे वो ये सिस्टम आ जाए चाहे वो इस सिस्टम आ जाए, वो वहीं रहते हैं। लेकिन बीजेपी आपको मालूम है ना कि एक व्यक्ति थे जो अब उनका नाम नहीं लेना चाहिए, उन्होंने बड़े लोग नाराज हो जाते हैं, वो प्लानिंग कमीशन के मुझे लगता था कि शाश्वत मेंबर थे। हर सरकार आती थी तो प्लानिंग कमीशन में कहीं ना कहीं उनका भूमिका हो जाती। बात कर रहे हैं, चर्चा मत करिए, बहुत लोग हैं। अच्छा ठीक है, एनीवे, लेकिन बीजेपी के मैं प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम फिलहाल किसी टीएमसी कार्यकर्ता को बीजेपी में ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे, ये उन्होंने बड़ा साफ साफ बोला। दूसरा, दो लोग कम से कम, एक तो ये रिजू दत्ता और इनके एक सांसद हैं कल्याण बैनर्जी, ये एक बात कर चुके हैं आईपैक को लेकर के। आईपैक को लेकर के जो एजेंसी उन्होंने शुरू की थी प्रशांत किशोर ने, तो बाद में वो चले गए, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, लेकिन आईपैक तो रही। कल्याण बनर्जी ने यह कहा कि हमें आईपैक वालों ने बहुत नुकसान पहुंचाया। समीर जी, उन्होंने कहा कि ये एक तो कैंडिडेट सिलेक्शन में इनका बड़ा से होता था, फिर ये एक उम्मीदवार को जाके कहते थे तुम्हारा नाम बढ़ा दिया हमने, तुम चुनाव लड़ोगे, और उसी के राइवल को जाकर भी कह देते थे कि तुम भी लड़ोगे। तो जो एक व्यक्ति निराश होता था फिर उसने पूरी ताकत से नुकसान किया पार्टी का। रिजू दत्ता ने और बड़ी बात बोली, इन्होंने कहा आईपैक ने खूब पैसा बनाया और आईपैक को यह करने दिया गया, इसकी जिम्मेदारी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की है। लेकिन अब उनको बचना तो वहां भी था, उन्होंने कहा कि लेकिन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी करप्ट नहीं है, इन पर कोई करप्शन का दाग नहीं है, लेकिन आईपैक ने खूब पैसा कमाया और पार्टी से ज्यादा पावरफुल आईपैक हो गया था, इसका हमको नुकसान हुआ। समीर जी, निश्चित रूप से कल्याण बनर्जी ने जिस तरीके से आईपैक को लेकर कहा है कि इसको कि टीएमसी को बर्बाद करने का काम आईपैक ने बंगाल के अंदर किया है, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई यह दोनों लोगों से, मतलब किसी से कहते थे कि आपका नाम आगे बढ़ाया और उससे भी पैसा ले लेते थे, और उसका जो अपोनेंट है जो पार्टी के अंदर उसका जो प्रतिस्पर्धा में, उससे भी पैसा ले लेते थे कि भाई आपको भी हमने आपका नाम बढ़ा देंगे। तो सरकार पार्टी से अलग पैसा लिया, सेंट्रल लीडरशिप से अलग लिया, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी सेंट्रल लीडरशिप से अलग पैसा लिया, और स्थानीय लेवल पर भी कार्यकर्ताओं से उन्होंने पैसा लिया, पार्टी के विधायकों सांसदों से भी पैसा लिया। तो मुझे लग रहा है कि इतनी बड़ी एक संस्था जिसके लिए ममता बनर्जी खुद उनको ईडी से बचाने के लिए उनको चली जाती है अपनी फाइल लेने के लिए, वहां जिस तरीके से करप्शन चलता रहा, पार्टी के अंदर चलता रहा, मुझे लग रहा है कि कल्याण बनर्जी अकेले नहीं है। खबर यह आ रही है कि अभी दो और सांसद जो है वो भी इस बात को लेकर नाराज है कि आईपैक को इतना फ्री हैंड क्यों दिया गया, जब 2011 से लेकर लगातार पार्टी का संगठन इतना मजबूत था, तो अभिषेक बनर्जी को क्या जरूरत थी आईपैक के ऊपर इतना डिपेंडेंस होने की। और मुझे लग रहा है शायद यही कारण रहा कि अखिलेश यादव ने जो आईपैक को हटा दिया है, ये सब जानकारी अखिलेश यादव को बता दी गई है कि आईपैक ने किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया होगा, पैसे बनाए होंगे, तो अखिलेश यादव को लगा होगा शायद वही टैक्टिक्स आईपैक समाजवादी पार्टी का इस्तेमाल न करे, तो उन्होंने उसको अपने साथ हटा दिया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी सिर्फ कल्याण बनर्जी का बयान आया है, अभी तो कई है पार्टी के अंदर जिनका कल्याण होने वाला है और वो अभी बयान देंगे। और मुझे लग रहा है कि ये सब आने वाले दिनों में ममता बनर्जी के लिए समस्या बढ़ेगी, क्योंकि ये कल्याण बनर्जी का जो बयान आया है, पार्टी के दो एमएलए का अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बयान आया है कि पूरी पार्टी उन्होंने हाईजैक कर ली थी। सौगत रॉय जो सांसद हैं, सौगत राय ने कहा, दो विधायकों ने कहा कि भाई वो ममता बनर्जी से विधायकों को मिलने नहीं देते थे, अगर कोई विधायक ममता बनर्जी से मिल आता था तो उसको वो गालियां और डांटते थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मिलने की।
अभिषेक बनर्जी कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई ममता बनर्जी से आप मिलकर आ गए। किसने बताया तो विधायकों ने, वहां के टीएमसी के 2 विधायकों ने, वो कह रहे कि हमें अनुमति नहीं थी कि ममता बनर्जी से मिलकर अपने क्षेत्र की बात करें। हमारी पहुंच सिर्फ अभिषेक बनर्जी थी और अभिषेक बनर्जी तय करते थे हमारे क्षेत्र में क्या होगा। बोले इसके कारण भी पार्टी का बहुत नुकसान हुआ है। अब मुझे लगता है आने वाले दिनों में और बातें बाहर आएंगी। साहब क्या कहते हैं? नहीं, मैं ये बीजेपी के डेजिग्नेटेड प्रवक्ता की बात नहीं कर रहा, रिजू दत्ता जी। रिजू दत्ता, मैं वो जो सीएम साहब ने कहा ना, उस पर थोड़ा सा एड ऑन कर देता हूँ। एक तो बड़ा फैसला था कि जो बीएसएफ को ज़मीन देने का मामला, क्योंकि वो बीजेपी का एक पॉलिटिकल मैसेज भी था, इलेक्शन का भी एजेंडा था। तो उसमें 456 किलोमीटर की ज़मीन है जिस पर अभी सरकार को देनी है। वो पैसे ले लिए हैं, पैसे ले चुकी है ममता। पैसा 150 किलोमीटर का लिया है। हाँ। बाकी वो है, अब वो ममता जी ने लिया, कोई ममता जी तो घर नहीं लेकर गई होंगी, सरकार में ही होगा। लेकिन वो बड़ा फैसला है मेरे हिसाब से। लेकिन दूसरा मैं आपको करेक्ट कर दूं, उज्ज्वला योजना पश्चिम बंगाल में चल रही है, जब से चल रही है, और उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है जहां पर 1.5 करोड़, क्योंकि मुझे खुद हैरानी हुई कि उज्ज्वला 1 करोड़ 60 लाख लोग उसको यूज कर रहे हैं। तीसरी बात जो आयुष्मान योजना की है, वो प्रधानमंत्री जी ने भी उस बात की चर्चा की थी और वहां नहीं चली। 2018 में जब वो चालू की गई थी तब पश्चिम बंगाल सरकार ने उसे चालू किया, लेकिन उसकी ब्रांडिंग को लेकर उनमें नाराजगी हुई स्टेट गवर्नमेंट ने। तो उन्होंने, पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वास्थ्य साथी योजना शुरू की, अपनी स्कीम जो आयुष्मान योजना के बराबर है, 5 लाख रुपए की। तो अब मुख्यमंत्री जी साफ करेंगे कि वो स्वास्थ्य साथी योजना को चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, और आयुष्मान योजना को लागू करेंगे। मतलब आयुष्मान योजना के लिए तो बीजेपी का एक पूरा कैंपेन ही था, लेकिन वहाँ पर ये चल रही थी, तो शायद मुख्यमंत्री जी इस पर भी स्पष्ट करेंगे कि स्वास्थ्य साथी योजना को वो सरकार चालू करेगी कि नहीं करेगी। सर, मुझे वो बहस याद है उस वक्त जो हुई थी, और प्राइम मिनिस्टर ये बोलते थे रैलीज में कि वो उनकी अपनी वो चल रही है। आयुष्मान का फायदा ये है कि बंगाल का आदमी पूरे देश में कहीं भी उसका लाभ ले सकता है। आप दिल्ली में भी इलाज करा सकते हो बंगाल का आयुष्मान कार्ड दिखा के। लेकिन वो बंगाल का कार्ड तो बंगाल में, बंगाल का कार्ड बंगाल में चलेगा, वो भी कैशलेस स्कीम है। अरे लेकिन बंगाल की जीत को लेकर के दुनिया भर में जो रिएक्शन आ रहे हैं वो भी आपको मैं बताता हूं। दुनिया भर में ये बात हो रही है कि भाई ये जीत का मतलब क्या है, बीजेपी का, मोदी का बंगाल जीतने का मतलब क्या है। कुछ अखबारों की हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर है। अमेरिका के बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स में बंगाल के जीत को कवरेज दी गई है। अमेरिका के अखबारों में हिंदू वोटर और हिंदू वोटिंग पैटर्न की बातें हो रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स तो सीधे लिख रहा है कि इंडिया की पॉलिटिक्स में मोदी सबसे ताकतवर हैं और ऑपोजिशन उनके सामने जो है वो कहीं टिकता नहीं है। एक ये बात है। इसके अलावा आपको बताते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट का मैंने आपको बताया, न्यूयॉर्क टाइम्स जो है, न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि वन पार्टी सिस्टम की तरफ जो है वो भारत जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब इसको आप इसका मतलब निकालिए। और ये बात इकोनॉमिस्ट ने भी लिखी थी अभी, उसके 2 दिन बाद ये वाली चर्चा हो रही है कि भारत जो है वो वन रिसेंट विक्ट्री इन अ की स्टेट पुट्स नरेंद्र मोदी एट द टॉप एट द हेल्म ऑफ अ कंट्री इन विच ओपोनेंट्स होल्ड नो पावर। एक ऐसा देश बन गया भारत जहां ऑपोजिशन के पास कोई ताकत है ही नहीं। वन पार्टी कंट्री की तरफ जो है भारत बढ़ता जा रहा है। एक वॉशिंगटन पोस्ट जो है, हाँ, ये लिख रहा है, नरेंद्र मोदी कीप्स रनिंग सर्कल्स अराउंड हिज क्रिटिक्स, अनदर मेजर बीजेपी विक्ट्री अंडरस्कोर्स हाउ रेजिलिएंट द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट हैज बिकम। तो हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट की बात हो रही है और ये बताया जा रहा है कि ऑपोजिशन बिल्कुल पावरलेस हो गया है। पाकिस्तान में इसकी बड़ी कवरेज हुई है। मैंने स्टेटमेंट्स वहां पर देखे, उनकी टीवी में डिबेट त्रिपाठी जी हो रही थी। पाकिस्तान बहुत चिंतित है। हाँ, नहीं, उनकी पहली प्रॉब्लम तो ये है कि ये 30% मुसलमान होते हुए वहां बीजेपी कैसे जीत गई। तो इसका मतलब तो ये कोई भी प्रदेश जीत सकते हैं। दूसरा वो ये कह रहे थे, उनको भी हमारे ऑपोजिशन की चिंता हो रही थी कि ये लोग कुछ करते क्यों नहीं, जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स और इकोनॉमिस्ट लिख रहे हैं कि ये तो वन पार्टी सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। एक तो ये कि न्यूयॉर्क टाइम्स हो या दुनिया के जो दूसरे मीडिया हाउसेज हैं, वेस्टर्न मीडिया, उनको सचमुच उनके रिपोर्टर को सिर्फ चुनाव के समय आकर और 1-2 रिपोर्ट छोड़कर भारत को समझना चाहिए। जब वो कहते हैं कि अपोजिशन एकदम कमजोर हो गया है, तो कर्नाटक और तेलंगाना ये दोनों देश के सबसे पावरफुल स्टेट्स हैं। अगर आप रेवेन्यू के लिहाज से कहें, पर कैपिटा इनकम के लिहाज से कहें, तमिलनाडु पावर के लिहाज से कहें, पर कैपिटा इनकम के लिहाज से कहें, रेवेन्यू के लिहाज से कहें, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिहाज से कहें, ये सब किसके हाथ में है? ये दूसरे के हाथ में है। केरल रेमिटेंस पे चलने वाली इकोनॉमी है, लेकिन वो भी दूसरे के हाथ में है। मतलब मैं सिर्फ जानकारी के लिए, जिसे लोगों को समझ आइए, विदेशी मीडिया के लोग जो रिपोर्टर या अखबार हैं, ये शायद हमारे देश के कुछ जो मोदी विरोधी पत्रकार हैं उनसे बात करके रिपोर्ट लिखते हैं। आप अगर ये लिखिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हो गई है, 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। जनता का मन बदलता है तो जैसे कांग्रेस के साथ एक समय में लिखते। सवाल दूसरा है, क्या कोई ऑल्टरनेट मॉडल क्रिएट करने में कोई पार्टी सक्सेसफुल है? कर्नाटक का कोई मॉडल है क्या? नहीं है।
सिद्धारमैया को जब कुछ नहीं सूझता है तो कुछ लड़कों को भेज देते हैं, वो रंगवाने लगते हैं, जहां हिंदी लिखा है उसको करवा दो। क्या तेलंगाना का कोई ऑल्टरनेट मॉडल है? क्या नहीं है। क्या तमिलनाडु का कोई मॉडल निकल कर आ रहा है? क्या तो द्रविडियन पॉलिटिक्स का मॉडल इतना था, अब वो विजय वाला देख के तो मतलब अगर आदमी पढ़ने लगे तो तबीयत खराब हो जाए सामान्य व्यक्ति तो, कि सोना देंगे, चांदी देंगे। यहां मोदी जी कह रहे हैं साल भर न खरीदो, वो कह रहे हैं जिसको भी होगा 8 ग्राम सोना विजय जी देंगे। जो अच्छा 10 ग्राम है वो, तो सोचिए 8-10 ग्राम सोना कोई देगा। सही बात है। मुझे लगता है सोना मत खरीदो कि विपक्ष की पार्टियों का कोई भी एक मॉडल आएगा क्या स्टेट के तौर पर? अगर वो मॉडल नहीं आएगा तो ये पॉलिटिक्स निश्चित तौर पर, बीजेपी ने मॉडल दिया ना, गुजरात मॉडल एक डेवलपमेंट और हिंदुत्व के मॉडल पर तौर पर दिखा, सर एक मध्य प्रदेश मॉडल के तौर पर दिखा, उत्तर प्रदेश मॉडल के तौर पर दिखा। तो आपको ये समझना पड़ेगा। एक बहस और चल रही है भाई। एक तो ये बात ठीक है कि ये हिंदू नेशनलिज्म इसको आप कह लीजिए, और वो बात ठीक भी है, वो है भी। बंगाल और असम में तो ऐसे ही लगता है देख करके। एक दूसरी बहस हमारे यहां ये शुरू हो गई कि मोदी क्यों जीत रहे हैं। मोदी इसलिए जीत रहे हैं कि भारत में ये हिंदू नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करने वाली और पार्टी कौन सी है? कोई नहीं। मोदी का मुकाबला जिनसे है, मोदी खुद उनको लेफ्टिस्ट कहते हैं, उनको माओवादी मुस्लिम लीगी कहते हैं। हाँ, मतलब आप उनको कम्युनल कह रहे हो और लेफ्टिस्ट कह रहे हो। राइट की पॉलिटिक्स करने वाली भारत में इस वक्त अभी भी, या अब तो नहीं रही, 4 साल पहले तक 2 ही पार्टियां थी, बीजेपी और शिवसेना। अब शिवसेना भी उधर चली गई। तो बहस ये हो रही है कि भाई जब इस तरफ कोई क्लेमेंट ही नहीं है तो वो सारा वोट यहीं जा रहा है। कोई यहां खड़ा हो इनका मुकाबला करने के लिए, जो मान लीजिए पाकिस्तान के मुद्दे पर, मान लीजिए हिंदू के मुद्दे पर, लेकिन मोदी से भी कट्टर बात कोई करने वाला हो तो मोदी को टक्कर मिलेगी, लेकिन वो हो नहीं रहा। नहीं, हर्ष जी ने ना बहुत अच्छे से ये बात रखी, और ये भी रखी कि जो विदेशी मीडिया ना वो कुछ लोगों के कहने पर उस तरह से करता है। आप 70 साल में देखें, 75 साल में देखें तो करीब करीब 40 साल तक जो कांग्रेस है वो इस तरह से शासन करती रही। और 60s में, नहीं मैं वो बता रहा हूँ कि 60s में तो 25 में से 22 स्टेट्स कांग्रेस के पास थी। तब कोई ने कहा था 1 पार्टी मॉडल है। और जब भारतीय जनता पार्टी 1984 में 2 सीट्स पर आ गई तो क्या 1 पार्टी मॉडल की चिंता हो रही थी? एक सवाल मैं और करता हूं कि जब 60 साल कांग्रेस सरकार में रही तब इतनी बेचैनी नहीं थी जो 15 साल में क्यों बेचैनी हो रही है कि मान लीजिए मोदी सरकार चल रही है, तो किस बात की बेचैनी? उनको भी लोगों ने ही चुना हुआ है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हिंदू एजेंडा पर चल रहे हैं या दूसरा एजेंडा है और उसके साथ कोई दूसरी पार्टीज नहीं कर रही है। जो 14 करोड़ वोट आज कांग्रेस के पास है, ये भारतीय जनता पार्टी के पास 2009 में आए हैं। 2009 में, इससे पहले कभी नहीं आया। 10 करोड़ वोट पर क्रॉस ही नहीं किया भारतीय जनता। तो हिंदुस्तान अलग तरीके से विविधता वाला देश है, और कर्नाटक का जिक्र कर दिया, तेलंगाना का जिक्र कर दिया, केरल का जिक्र कर दिया, तमिलनाडु का जिक्र कर दिया, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, ऐसे पंजाब है, ऐसे बहुत सारे, हाँ तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर ये नहीं हो रहा। लेकिन एक एजेंडा चलाने के लिए कोई भी, और इसको आप ये मत समझिए ये जो एजेंडा चल रहा है, जो चला रहे हैं, ये कोई प्रो मोदी एजेंडा के तौर पर से मत देखिए नहीं। ये मैं आपको थोड़ा सा हैरानी है कि वहां तो वो एंटी मोदी वो है, इसको प्रो मोदी यदि आप सोच रहे हैं कि वो ऐसा दिखा रहे हैं कि भाई देश मोदी में हो गया, वो नहीं है। वो एक चिंता है दूसरे तरह की। और उसके लिए मैं कहता हूं कि जो 70 साल में जो बेचैनी नहीं हुई 60 साल में, तो 15 साल में क्यों? इसको आगे फिर बात करते हैं सर। प्रोफेसर आप इस पर कमेंट करना चाह रहे हैं कि ये बेचैनी क्यों है दुनिया को? अगर मोदी राज्य पर राज्य जीत रहे हैं, और कुछ अखबारों ने तो ये भी लिखा कि 29 में भी कोई चुनौती मिलने वाली है क्या नरेंद्र मोदी को? तो 4था टर्म भी नरेंद्र मोदी का अभी से कई लोग जो है मानकर बैठे हैं कि ये तो डन डील हो गया है। हम आपको दिखा रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो है वो बीजेपी की और मोदी की बंगाल की जीत को लेकर के कैसी कवरेज दे रहा है, और अब इसको प्रशंसा कहिए कि चिंता कहिए। वो ये कह रहे हैं कि भारत तो, बंगाल बीजेपी का जीतने का मतलब है भारत अब एक डिफैक्टो 1 पार्टी स्टेट बनता जा रहा है। ऑपोजिशन पार्टियां लगभग खत्म हो गई हैं, मतलब उनमें दम नहीं रहा, ताकत नहीं रही, और मोदी का कोई चैलेंजर नहीं बचा इस वक्त। और फिर वो 2029 तक भी पहुंच रहे हैं कि 29 में अब चौथी बार जब ऑफिस लेने के लिए लड़ेंगे नरेंद्र मोदी, तो कोई टक्कर है उनको? तो अभी यही बातें हो रही हैं। उसमें क्रूशियल है कि वो बंगाल की जीत को वो थ्रेशोल्ड मान रहे हैं कि अगर बंगाल मोदी ने जीत लिया या बंगाल मोदी जीत सकते हैं तो फिर बचा कुछ नहीं मोदी के लिए, चुनौती के रूप में और कुछ नहीं बचा। इसकी बात हम करेंगे। आपको मालूम होगा अभी ममता बनर्जी ने परसों एक स्टेटमेंट दिया था, हार के बाद उनका पहला पब्लिक स्टेटमेंट था वो, और उसमें उन्होंने कहा था कि सारे पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट होना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए। आतंक का राज शुरू हो चुका है, ये उनके शब्द थे। और उसमें उन्होंने नाम लेकर कहा लेफ्ट पार्टीज एंड अल्ट्रा लेफ्ट पार्टीज। अब मैं भी जानना चाहता हूं अल्ट्रा लेफ्ट क्या होता है? या तो लेफ्ट होता है या फिर माओवादी होता है, ये उसके बीच में कुछ कोई अल्ट्रा लेफ्ट होता है क्या? खैर, उनका नाम लिया, वो इन लेफ्ट का नाम लिया ममता बनर्जी ने,
बंगाल में लेफ्ट का नाम ले रही हैं, ठीक है, समझ में आता है भाई, 34 साल का लेफ्ट का ही शासन था जिसको उखाड़ के ममता जी आई थी, लेकिन कांग्रेस का नाम नहीं लिया ममता बनर्जी ने। देश में तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही है। ममता बनर्जी अपनी हार के बाद सारी राजनीतिक दलों को एक करने की बात कर रही है, लेफ्ट का नाम ले रही है और कांग्रेस का नाम नहीं ले रही है। ये मतलब बात है विचार के लायक। और यही बात पकड़ी अधीर रंजन चौधरी ने। और यहां से हम वहां आएंगे जो अभी ये फॉरेन मीडिया चिंता कर रहा है हमारे ऑपोजिशन की हालत की। अधीर रंजन चौधरी ने वो बात कह दी जो इसके बीच का मूल है, जड़ है इसकी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन राहुल गांधी को नेता माने बगैर वो हो भी नहीं सकता जो ममता जी चाह रही हैं, कि मतलब सारी ऑपोजिशन पार्टीज यूनाइट हो जाएं। उन्होंने खुलकर कहा राहुल गांधी को अपना लीडर स्वीकार करें ममता बनर्जी। सुनिए। सुनियोजित तरीके से, सोची समझी तरीके से कांग्रेस पार्टी को, और खासकर जो धर्मनिरपेक्ष जो एक जगह बचे हुए थे बंगाल में, उनको तबाह करने के सबसे ज्यादा कोशिश अगर किसी ने की होगी तो उनका नाम ममता बनर्जी। अभी वो खुद सजा भुगत रहे हैं, सबको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसकी ताकत अभी नहीं है अकेले दम पर कुछ करे, सहारा मांग रहे हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस की नाम जिक्र नहीं किए। अगर बचना है तो राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन की नेता मानते हुए पहले दरखास्त करे, उसके बाद सोचा जाएगा। कह रहे दरखास्त कीजिए पहले राहुल गांधी को नेता मानने का, तब कांग्रेस आपके साथ आएगी। तो प्रोफेसर साहब बताएंगे, वैसे तो साथ आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, साथ आ गए सारे तो क्या कर लिया। आप कहेंगे हम 240 पे ले आए, 240 पे आने के बाद तो आज हालत ये है ना कि मोदी बंगाल भी जीत गए। सर देखिए, अधीर रंजन चौधरी बिल्कुल सही, उनका बयान कल ही आया था और उनका मानना है कि भाई सबको तो इन्होंने कमजोर कर दिया, और इसमें भी वो सच ही बोल रहे थे। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि ममता बनर्जी कुछ स्पेस दें, लेकिन ममता बनर्जी उनको स्पेस देने से मना कर दी। उनका कहना था कि आप 3% की पार्टी हैं तो 3% पर आप रहिए, उतना ही सीटें लड़िए, उससे ज़्यादा आपको सीटें नहीं दे सकते। लोकसभा चुनाव में उनको 1 सीट देने का वादा किया गया था, इससे ज़्यादा नहीं। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी, राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी जिसका नेता प्रधानमंत्री का चेहरा होने की बात कर रहा हो या प्रधानमंत्री का दावेदार बनने के बाद उसको किसी राज्य में 1 सीट दिया आप देंगे, तो आप उसका अपमान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं या सहयोगी बना रहे हैं। ये खुली बात है। ममता बनर्जी नीतीश कुमार को किस प्रकार से इंडिया गठबंधन से निकलवाने में बहुत बड़ी भूमिका निकाली, या नीतीश जी निकलने के लिए मजबूर हो गए कि भाई ममता बनर्जी चाहती मैं जानना चाह रहा हूं सर, इंडिया गठबंधन का कॉन्सेप्ट तो अब 2 साल पुराना हो गया, 3 साल पुराना हो गया। एक नेता चुन के और बाकी सारी ऑपोजिशन पार्टी उसके पीछे खड़े हो जाएं, और इस केस में राहुल गांधी है, मांग यही है, राहुल गांधी के पीछे सब लोग खड़े हो जाएं और राहुल गांधी को डिक्लेयर कर दें कि यही है मोदी को आप चुनौती देने वाला आदमी, तो कुछ हो जाएगा क्या? मुझे तो नहीं लगता है हो जाएगा। वो बात कह रहे हैं ना, उस पर भी मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ। देखिए, पॉलिटिकल लिटरेचर में 1 पार्टी डोमिनेंस सिस्टम, 1 पार्टी सिस्टम और कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम तो बड़ा फेमस वर्ड है जो रजनी कोठारी ने दिया था, उस पर पुस्तक भी लिखी जा चुकी है। कांग्रेस सिस्टम का मतलब हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस है, आप जहां पर देखें वहां पर कांग्रेस है। जैसे भारत में पॉलिटिकल पार्टियां नहीं, लेकिन तब कांग्रेस राज्य में भी थी और सारे जगह सेंटर में भी थी। तो अपोजिशन थी, लेकिन उसको पावर शेयरिंग कहीं नहीं था। लेकिन आज वैसी स्थिति तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी हर जगह तो सत्ता में नहीं है। 29 स्टेट में से 23 स्टेट में सत्ता में है, 6 जगह तो वो नहीं है। आप देखिए, तो आपने उसका जिक्र कर दिया, इसलिए उसे दोहराने की भी आवश्यकता नहीं है। तो जो वेस्टर्न मीडिया आपको लिख रही है, वो वेस्टर्न मीडिया का कंसर्न है। वो वेस्टर्न मीडिया चिंतित है कि एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी इतने ताकतवर होकर के भारतीय जनता पार्टी के रूप में भारत की राजनीति में उभर करके आई है कि अब बाकियों के लेवल हैं। देखिए, भारत वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऑपोजिशन अप्रासंगिक हो गया, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं अप्रासंगिक हुआ है। आप देख रहे हैं कि आपने वुमेन रिजर्वेशन बिल आपने लाया, आपको लोकसभा में पास होने दिया क्या? विपक्ष ने नहीं पास होने दिया। ऐसे बहुत सारे कल जाकर के 2000 मेजॉरिटी प्लस से भी देख लो ना, 233 तो एमपीज हैं अभी विपक्ष की लोकसभा में। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष मजबूत नहीं हुआ है, विपक्ष पहले से मजबूत हुआ है। उनका कंसर्न है कि देखिए, उनका 1 पार्टी डोमिनेंस की तरफ है हम, या हो चुके हैं। 1 पार्टी डोमिनेंस तो है, हो चुका है, बट बीजेपी सिस्टम नहीं है।
बीजेपी सिस्टम और वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम, इन दोनों में बड़ा अंतर है। बट ये बड़ा लिटरेरी और एकेडमिक बात हो और जाएगी, ये उसमें कोई आपके दर्शकों की दिलचस्पी और ये नहीं कोई हो, ऑपोजिशन अपना एक नेता चुन ले, उससे उसकी कोई ताकत नहीं बढ़ने वाली। मुझे नहीं लगता ठीक है, है, ओके, मुझे सर। नहीं लगता है। अब एक तो अभी ये बात हो रही है वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम में हम ऑलरेडी आ चुके हैं। कितने स्टेट्स में बीजेपी का सीएम या एनडीए का सीएम है। मोदी जी को एक और चाहिए, अभी एक और चाहिए उनको, वो कांग्रेस का चाहिए। कल वो हैदराबाद में एक फंक्शन में थे और उनके साथ थे वहां के सीएम रेवंत रेड्डी। तो कई बार वो होता है ना कि रेवंत रेड्डी ने एक शरारत करने की कोशिश की, लेकिन शरारत उससे की जाती है जो उस क्लास में पहले ना पढ़ा हो। वो वहां उनसे कर दी, उनकी मोदी जी से शरारत। वो ये कर रहे थे कि मोदी जी देखो, आपने गुजरात मॉडल दिया, गुजरात मॉडल आप इसलिए दे पाए क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने आपको इतना रुपया दिया अपने शासनकाल में जब आप चीफ मिनिस्टर थे। मोदी जी ने कहा अच्छा ठीक है, बारी आने दो। फिर मोदी जी की बारी आई तो उन्होंने ये कहा कि गुजरात को भारत सरकार ने जितना भी पैसा दिया 10 साल वो मैं सारा आपको देने के लिए तैयार हूं, तेलंगाना को, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मुझे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है तेलंगाना को। तो मोदी जी ने कहा कि मैं आपने गुजरात का जिक्र किया है, भारत सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से जो भी लाभ मिलता हो गुजरात को, मैं वो सारा आपको देने के लिए तैयार हूं। लेकिन फिर इस बात के लिए तैयार रहना कि उसके बाद अभी जो आपको मिल रहा है वो उसका आधा हो जाएगा। का मतलब वो कह रहे थे गुजरात को इतना नहीं मिलता जितना आपको मिलता है, आपको तो मैं दुगना दे रहा हूं। नहीं, उस समय जब मिलता, जब कांग्रेस गवर्नमेंट मतलब कह तो यही रहेंगे, अब मैं आपको उससे दुगना दे रहा हूं। अब उसके बाद फिर लास्ट की लाइन में मोदी जी ने शरारत की। मोदी जी ने कहा कि इसलिए अच्छा है मेरे से ही जुड़ जाओ, मेरे साथ ही रहो। सुनिए। चुनाव हो गए 5 राज्यों में। चुनाव खत्म होते ही देश को आगे, तेजी गति से देश को आगे चलाने के लिए आज तेलंगाना में हाजिर हुआ है। इसीलिए इस मौके पे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक बात मैं कहना चाहता हूं। जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी था, तब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 10 साल में गुजरात मॉडल इन्होंने बनाया इस देश के लिए। आज 4 करोड़ तेलंगाना जनता भी कोई उम्मीद रख के चल रहा है। जब मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री है, लोग मेरे ऊपर उम्मीद रखा है आने वाले 10 साल में तेलंगाना मॉडल बना के 2034 $1 ट्रिलियन इकोनॉमी रीच करने के लिए लोग उम्मीद रखा है। जैसा मनमोहन सिंह जी मोदी जी को साथ दिए एज ए प्रधानमंत्री, आज हम 4 करोड़ तेलंगाना जनता के तरफ से मेरा गुजारिश है, मेरा रिक्वेस्ट है मोदी जी से, आप भी उतना ही आशीर्वाद इस तेलंगाना राज्य पे रहना है, तब हम तरक्की कर सकते हैं। 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। तो ये कितना दिया और कितना मिलता है तेलंगाना को, मेरी दिलचस्पी उसमें उससे ज्यादा उसमें जो एंड में बोला महत्वपूर्ण जो है उन्होंने, ये मेरे से ही जुड़ो, इसलिए अच्छा है मेरे से ही जुड़ो। मेरे से जुड़ो का मतलब क्या है? नहीं देखिए, बीजेपी के साथ ऐसे चले आ जाओ। एकदम लिटरल सेंस में वो नहीं है, लेकिन जैसे शेयर बाजार में आता है ना, तो एक इनिशियल पब्लिक ऑफर आता है, आईपीओ आता है, आईपीओ, और दूसरा उसी के बाद में जब लाना होता है तो एफपीओ लाते हैं। तो ये एफपीओ जैसा है, और फाइनल पब्लिक ऑफर, इतना फॉलो ऑन पब्लिक, इतना जो कहते हैं ना कि ओपन ऑफर तो आज तक किसी को मिला ही नहीं होगा। मुझे तो भारतीय राजनीति में नहीं दिखता कोई विपक्षी पार्टी का नेता हो और उसको प्रधानमंत्री ऐसे कहें कि मेरे से ही जुड़ो। अब उसमें क्या है कि अभी प्रोफेसर साहब ने याद दिलाया कि भाई मूल तो एबीवीपी के हैं, तो कभी भी इधर आ सकते हैं, क्योंकि मूल विचार तो वही, अभी तो वही सत्ता के लिए उधर चले। अरे भाई सीएम बना दिया राहुल गांधी ने उनको, आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, मतलब आप नहीं मानेंगे कि वो नहीं आएंगे?
अब ऐसे मत कहिए, नहीं यही सब चैलेंज है मोदी जी दिल पे ले लेते हैं। एक बात बताएं, यही सब चैलेंज जो दिल पे लेते हैं कि एकदम नहीं आएंगे। एक बात बताएं, संघ का स्वयंसेवक कहीं भी जाए स्वयंसेवक की पथ से थोड़ा सा विचलन होता है लेकिन मूल पर आने की पूरी संभावना अरे रहती भाई है। वो इतने विचलन नहीं, वो इतना विचलन हो चुका है, वो कहते हैं कि कांग्रेस मीन मुस्लिम, मुस्लिम मीन कांग्रेस। वो तो ये अभी- बयान देने वाले वो हुए तो हैं। राहुल का प्रभाव है ना। मैं कह रहा हूं राहुल- कि इतना भ्रम अगर है तो 2015 के पहले हेमंत शर्मा के बयान निकलवा लीजिए, अच्छा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या शुभेंदु जी के बयान और निकलवा लीजिए। ओके 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 सर, इस पर भी रिएक्शन आपका लूंगा विजय जी। अगला बयान भी दिखा रहा हूं क्योंकि मैंने कहा ना मोदी जी को अभी हो गया, अभी हमने शुरुआत जहां से की थी आज। अच्छा वो सोमनाथ वाली बात थी ना मोदी, वो भी तस्वीरें दे दीजिए, याद आ गया मुझे। सोमनाथ से जगन्नाथ, गुजरात से पुरी, उड़ीसा यात्रा पूरी हो गई। और ऊपर जाइए तो आसाम भी हो गया, बंगाल भी हो गया, नॉर्थ ईस्ट पूरा आ गया। बचा क्या? ऊपर से शुरू कीजिए, कश्मीर स्पेशल केस है लेकिन वहां भी एलजी तो है ही। कश्मीर से बीच में एक पंजाब छूट जाता है, एक झारखंड बीच में आ जाता है। झारखंड में सरकार रही हुई है इस बार, अगली बार कभी तो आएगी बीजेपी के पास, तो वो अनछुई टेरिटरी नहीं है। एक हाँ हिमाचल है, वो भी जुड़ जाए। अभी पंजाब हिमाचल है, हिमाचल के लोग मान के बैठे हैं कि आएगी बीजेपी के पास। तो मोटे तौर पर एक पंजाब और उसके बाद फिर सीधा दक्षिण, और दक्षिण में भी 3 राज्य। तेलंगाना में ऑलरेडी बीजेपी का बहुत बड़ा फुटप्रिंट है, बीजेपी ऑलमोस्ट मुख्य विपक्षी दल है तेलंगाना में। कर्नाटक में वो सरकार की क्लेमेंट है, पहले रह चुके हैं। बिल्कुल। आंध्रा में ठीक है, आंध्रा में उसको अपना प्रभाव बढ़ाना है, लेकिन एनडीए अभी तो फिलहाल जगह वो इनके साथ ही हैं और नायडू साहब। बचते तमिलनाडु और केरल, मोटे तौर पे चुनौती। अब केरल को लेकर जो बात प्रधानमंत्री ने की वो आपको सुनाता हूं। उन्होंने कहा बंगाल में भी हम 0 से 3 गए थे, 3 से 77 गए थे और 77 से 207 आ गए। और केरल में हमारी यात्रा अगर वही ट्रेजेक्टरी है मान लो सत्ता की, तो हम 0 से 3 पे आ चुके हैं। अब हमको अगले नंबर पर जाना है जहां हम मुख्य विपक्षी दल बने, और हो सकता है उससे पहले ही हम सत्ता में भी आ जाएं। सुन लेते हैं। अभी केरलम में भी हम 1 से 3 एमएलए तक पहुंच गए हैं, और जब 3 पहुंच जाते हैं ना तो वो दिन दूर नहीं जब केरलम में भी बीजेपी एनडीए की संख्या 3 से बढ़कर बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी। सर मतलब उनको अभी अब बीजेपी, अब मोदी जी हड़बड़ जल्दी में है अब कि भाई ये दक्षिण जो बचा है यहाँ भी दक्षिण क्योंकि वो लगता रहता है ना कि अभी दक्षिण की बात, पैन इंडिया जो पार्टी होने की बात, तेलंगाना और केरल का बता दें सर, बीजेपी का क्या कोई है चांस? नहीं, तेलंगाना में तो बीजेपी ने काफ़ी अपनी जगह बना ली है। ये तो खैर अभी वो मजाक में बात कर रहे हैं, मुझे इसकी संभावना कम लगती है। लेकिन मैं ये समझ रहा था, अभी बात कर रहे थे कि जो अच्छा एक गुड पॉलिटिकल ह्यूमर था जो भी बात तेलंगाना के सीएम ने की, लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा था कि रेवंत रेड्डी ने तो प्लान करके ये बोला होगा, प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, वो ये सोचकर आए होंगे कि मैं ये बोलूंगा। वो इसलिए भी कि भाई प्राइम मिनिस्टर के सामने सब लोग अपनी मांग करते हैं, तो उस हिसाब से भी तो उन्हें जब ये बात बोलनी थी तो उनको वो कंपैरेटिव स्टडी रखनी चाहिए थी अपने पास, डेटा भी होना चाहिए था, डेटा होना चाहिए था, जिसका जवाब प्रधानमंत्री ने वैसे ही दिया। समझे? मतलब प्रधानमंत्री के सामने तो प्रधानमंत्री को तो नहीं पता था कि रेवंत रेड्डी ये बोलने वाले हैं। बिल्कुल रेवंत रेड्डी को तो मुझे पक्का है कि उनको पता था कि उनको क्या बोलना है। तो उनको वो जो कंपैरेटिव स्टडी है गुजरात वर्सेस मनमोहन सिंह सरकार, मनमोहन सिंह सरकार इन्होंने मुझे कितना दिया, वो करना चाहिए था। तो उससे थोड़ा विजय जी एक लाइन बोल दूं, प्रधानमंत्री की टीम इतनी कमजोर नहीं होती है। जैसे ही उन्होंने बोला होगा, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स निकाल लिया होगा। नहीं, लेकिन वो तो उससे पहले प्लान करके आए होंगे। मैं तो रेवंत जी की बात कर रहा हूं। मोदी जी के पास तो डेटा था, रेवंत जी जिन्होंने बात शुरू की उनके पास तो होना चाहिए था ना, वो उस पर काम करना चाहिए। और यदि आपको ध्यान हो कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी लड़ाई फेडरलिज्म की होती थी कि भाई सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को लेकर सबसे ज्यादा जो लड़ाई लड़ी है वो प्रधानमंत्री जी ने लड़ी मुख्यमंत्री के तौर पे। तो वो ज्यादा जानते हैं उस सारे रिलेशन। अरे बताइए, आप इस बात को मानते हैं क्या, ये जो हमारे डबल इंजन का नारा इतना चलता है, क्या ये केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी रूल स्टेट्स और ऑपोजिशन रूल स्टेट्स में कोई अंतर करती है? काफी हद तक होता है ऐसा, सभी सरकारों में होता है। लेकिन मैं तो वैसे भी जो डबल इंजन सरकार का जो स्लोगन है ना, उसे ही एंटी डेमोक्रेटिक मानता हूँ।
क्योंकि डबल इंजन की सरकार ही आपको ये कह रही है कि भाई आप मेरी पार्टी की सरकार होगी तभी ये काम होगा, ये इंटेंशन में उसमें इन्वॉल्व है। इसका मतलब इसका फैक्ट्स की बात नहीं है। नहीं, ऐसे मत जाने दीजिए, ऐसे मत जाने दीजिए। तो नेहरू के समय एंटी डेमोक्रेसी था इंडिया में, एक छत्र जब राज था, वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम था, तो सब एंटी मैं डेमोक्रेटिक तो डबल इंजन स्लोगन की बात कर रहा हूँ। डबल इंजन स्लोगन अपने आप में इंटेंडेड है कि वो आपको हमसे जुड़ोगे तो फायदे में रहोगे। नहीं, हम उसका दूसरा परिप्रेक्ष्य भी आप देख लीजिए कि तुम कन्फ्रंटेशन में हमसे जो हमेशा रहते हो वो तुम्हारी इकोनॉमी को डैमेज कर रहा है। ममता बनर्जी ने क्या किया? कन्फ्रंटेशनिस्ट अप्रोच रखा। ठीक है। तेलंगाना में क्या किया? कन्फ्रंटेशनिस्ट अप्रोच रखा। ओके सर, ओके सर, एक बार एक कमेंट आ जाए, मैं इसको फिर अगले उस पर बस लेना इसको चाहता हूं। संदर्भ के लिए समझा दूं। जब बहुजन समाज पार्टी के 6 के 6 विधायक यानी पूरी की पूरी पार्टी उदरस्त कर लिया था कांग्रेस ने, तो सचिन पायलट ने कहा कि भाई हमारे साथ आ जाएंगे तो उनकी विधानसभा में काम होगा। तो वो अपनी जनता के लिए, लोकतंत्र की बेहतरी के लिए आए हैं। समझने के लिए विजय जी ने कहा एंटी डेमोक्रेटिक है, सचिन पायलट ने कहा मेरा सोच है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। और मूल मानता बात क्या है, जो सरयू कैनाल प्रोजेक्ट, मैं कह रहा हूं इसको लोग खोज के जरा पढ़ लीजिएगा। अखिलेश यादव की सरकार रही, उस परियोजना पर नहीं बढ़ पाए। मायावती जी की सरकार रही तो नहीं बढ़ पाए, तब तो मोदी जी नहीं थे। और सवाल यह कि डबल इंजन क्या एंटी डेमोक्रेटिक है? तो हां, आपको एक तरह से लग सकता है कि वो अपनी ही सरकार, लेकिन वो हर पार्टी का ये एक डेमोक्रेटिक देखिए, समय नहीं है, मैं वहां जाना नहीं चाहता था। एक महीना पहले के डेवलपमेंट एक महीना पहले का नहीं होता, काशी विश्वनाथ धाम नहीं होता। इन्हीं शुभेंदु अधिकारी का अभी महीना भर पहले का स्टेटमेंट है ना, जो हमारे साथ हम उसके साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो और नारा दिया था। यही आपको बताना पड़ेगा कि भाई हम भले केंद्र में नहीं हैं, लेकिन हमारी राज्य सरकार, और अभी इसके पहले आज तो प्रधानमंत्री जब मैंने बात की थी, मॉडल तो कोई लगाना पड़ेगा। ह्यूमर के तौर पर देख रहा हूं, कोई इंटेंशन के तौर पर नहीं, लेकिन ह्यूमर में उन्होंने कहा कि अच्छा है कि हमारे साथ। मैं अब ये एक नहीं सर, पंडित नेहरू को ही कोट कर देता हूं। पंडित नेहरू जी ने कहा, बहुत सारी गंभीर बातें मुस्कुराहटों के साथ और हास्य। सर अब मुझे ये बता दीजिए, मैं देखिए हमने भी बात की पंजाब को छोड़ दें, और पंजाब में भी बीजेपी बहुत कुछ प्रयास कर रही है, तो फिर दक्षिण ही बचता है। दक्षिण में भी कर्नाटक में उसके पास अच्छा मौका है सरकार में आने का, जब इलेक्शन होगा 28 में। उसको तेलंगाना में जो है, तेलंगाना में भी 28 में है। अब देखिए उनकी जो हंसी मजाक की बात हुई है, कहीं कोई गंभीर ना हो जाए बात ये। तो बचते सर मोटे तौर पर आंध्रा, तमिलनाडु और केरल। यहाँ बीजेपी का बंगाल वाला अनुभव बहुत दूर है अभी। देखिए, बंगाल वाला अनुभव आपको आंध्रा के तो करने की अभी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके पास एक चंद्रबाबू सहयोगी हैं, पवन कल्याण आपके साथ हैं। आंध्रा सबसे मुश्किल स्टेट रही है बीजेपी के लिए। तो वहां नहीं, आंध्रा जो है अपने दम पे तो बीजेपी अभी कुछ नहीं है। आंध्रा जो है वो भारतीय कांग्रेस के लिए गढ़ रहा है। जब 1977 की लहर में भी आंध्रा वो बचा करके चला गया था, उड़ीसा भी बचा लिया था। पर ये मत ध्यान रखिए, नंदिनी सतपति उस समय थे, उन्होंने बचा लिया था उड़ीसा को, लेकिन उड़ीसा तो आज ध्वस्त हो गया है ना सर। तो आने वाले दिनों में बाकी चीजें नहीं ध्वस्त होंगी, इसका ना। मुझे पंजाब में बहुत बड़ी संभावना दिखाई दे रही है। अब आप हमसे पूछेंगे, साउथ से पहले पंजाब में दिख रहा है, मुझे उसकी बड़ी संभावना दिखाई दे रही है। और मुझे उससे पूछेंगे कि क्यों, तो इसका क्यों का उत्तर मेरे पास नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा खासा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने जा रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी को सहयोग करेगी? आम आदमी पार्टी के लोग सहयोग करेंगे भारतीय जनता पार्टी। उसी वही चर्चाएं ज्यादा चल रही हैं। लेकिन अब केरल में भी चुनाव हुआ, केरल में मुख्यमंत्री नहीं बना, बंगाल में बन गया, असम में बनने जा रहा है, पता है सबको कौन बनेगा, पुडुचेरी में कौन बनेगा ये सबको पता है, तमिलनाडु में बन गया। केरल का क्या? तो प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु का पहले तो आईना दिखाया कांग्रेस पार्टी को। सबसे पुराना साथी था डीएमके, छोड़ दिया उसको। ये परजीवी पार्टी है, अब इसको जहां दूसरी ओर दिखाई दे रहा है उससे चिपक जाओ, तो ये विजय की पार्टी से चिपक गए। फिर उन्होंने केरल की बात की, कहा कि भाई बहुमत तो मिल गया केरल में कोई तमिलनाडु जैसा संशय तो है नहीं कि कौन बनेगा सीएम बनने के लिए। नंबर नहीं है, नंबर जुटाने पड़ रहे थे विजय को, तो 5 दिन लग गए, 4 दिन लग गए। आपके पास तो 2/3 बहुमत है, तो क्यों नहीं बना पा रहे हो अपना मुख्यमंत्री? सुनिए, फिर इसका जवाब भी आया कांग्रेस से, मोदी जी का बयान सुनिए। तमिलनाडु में प्रक्रिया चल रही थी और इनकी इकोसिस्टम दिल्ली में बैठे बैठे देश को गुमराह करते थे कि देखो 4 तारीख को नतीजे आ गए, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, तमिलनाडु में सरकार नहीं बन रही है। अरे भाई, केरल में तो पूर्ण बहुमत है, वहां तो बना लो। ये इकोसिस्टम केरल के लिए चुप है,
नेता नहीं तर्क पर रहे। 2.5 साल की फॉर्मूला करे कि एक साल के 5 मुख्यमंत्री की फॉर्मूला करे, अभी तक उनको नतीजा हाथ नहीं लग रहा है। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी में जो सीएम पद के 3 दावेदारों में से एक है रमेश चेन्नीथल्ला, उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि मोदी जी आपको तो दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाने में 50 दिन लग गए थे, हम आपकी तरह नहीं है कि पर्ची में जिसका नाम थमा दोगे कोई वैसे ही काम हो जाएगा। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम मिल बैठकर बात करके उसका फैसला निकालेंगे। वो क्योंकि लेकिन खुद दावेदार हैं तो उनका ये कहना बनता ही था। लेकिन मोटे तौर पर खबर केरला की ये है, राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ऑब्जर्वर भी जो लौटे हैं केरल से वो यही बात लेके लौटे हैं कि विधायक इनके साथ हैं। और राहुल गांधी, अब जो जानकारी है वो राहुल गांधी भी इस पक्ष में है कि विधायक चाहते हैं तो केसी वेणुगोपाल को बनाया जाए। अब इसकी वैकेंसी दिल्ली में बन जाएगी। जो ऑब्जर्वर गए थे वेणुगोपाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो लौट आए हैं। केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए गए थे, इसीलिए गए थे ना। अब दिख रहा है ना आपको भी, यही सचिव हैं तो गए, मोटा मोटा दिख यही रहा है ना। इसमें पेच एक ही है कि वहां जो सहयोगी हैं मुस्लिम लीग IUML और एक और जो है वो चाहते हैं कि सतीश नहीं, लेकिन एक मतलब इस पे सचमुच गंभीरता से सवाल होना चाहिए। अभी पूरा वो जिसको कहते हैं कांग्रेस के नेता, दूसरे लोग, कांग्रेस का IT सेल कह रहा है कि देखिए ऐसे होता है, तमिलनाडु ने वो जो हिंदू सांप्रदायिकता थी उसको खारिज कर दिया, जोसेफ बन गए, सब कुछ हो गया, ईसाई को चुन लिया। बहुत लोग कह रहे हैं भाई एक मुस्लिम मुख्यमंत्री क्यों नहीं कांग्रेस दे रही तमिलनाडु केरल में? वहां तो उसको मुसलमानों को पूरा वोट मिला, क्यों नहीं एक वो ये फ्रॉड सेकुलरिज्म कर रही है? क्यों वो केसी वेणुगोपाल या सतीशान या चेन्नीथल्ला इनके चक्कर में पड़ी है? क्या एक मुसलमान विधायक उसके पास योग्य नहीं है जिसको मुख्यमंत्री, और मुसलमानों को ये सोचना चाहिए? ये भी तो बड़ा सवाल है ना, क्योंकि तब तक ही सारा मॉडल बताते हैं जब तक दूसरे के माथे आए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं भाई यहां दिखाओ सेक्युलरिज्म। नहीं दिखाइए ना। एक आपको बस जाते जाते एक दो छोटी छोटी कंट्रोवर्सी हुई है तमिलनाडु में विजय की शपथ लेते हुए, और उसके बाद वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो जब वो शपथ ले रहे थे विजय, तो वो शपथ याद करके आए थे, मतलब वो पढ़ के नहीं बोल रहे थे। तो उसमें लेकिन फिर वो डायलॉग डिलीवरी में आ गए। फिर शायद उसमें उन्होंने जो लिखी हुई शपथ होती है भारत सरकार की, जो कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेनी होती है, वो जो उसमें कुछ ऐड भी कर दिया अपनी ओर से, तो उनको टोका राज्यपाल ने कि ना जो लिखा है, जो शपथ होती है उतना ही बोलिए, इससे कम और इससे ज्यादा नहीं बोलना। भाषण दे रहे तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो क्योंकि वो बिल्कुल वो एक्टिंग वाले मूड में आ गए थे, डायलॉग डिलीवरी वाले मूड में आ गए थे, उसी तरीके का टोन ले लिया था उन्होंने। तो एक तो ये छोटी सी बात हुई, तो विजय को करेक्ट करना पड़ा अपने आप को। दूसरी एक जो बात वहां पर चल रही है कि एक स्टेट एंथम है तमिलनाडु का, तो वो स्टेट एंथम जो है वो पहले गाया जाए या सबसे अंत में गाया जाए, इसको लेकर के एक विवाद है। यहां पर ये हुआ कि उसको सबसे अंत में शायद जो है, एक बार दिखाएंगे वो वाली खबर, मुझे मैं क्लियर कर लूं कि उसको एक तो राहुल गांधी मंच पर थे, तीसरे नंबर पर। हाँ, उसमें विवाद ये है कि वो स्टेट एंथम सबसे पहले हो और राष्ट्रगान जनगण मन वो अंत में हो, या जनगणमन पहले हो और स्टेट एंथम बाद में। वंदे मातरम गाया गया है। प्रोटोकॉल ये होता है अभी तक जो था कि जनगण मन होता है और राज्य का अगर गीत है तो वो होता है, लेकिन अब नया जो मोदी सरकार ने वंदे मातरम, जनगण मन और फिर राज्य का गीत, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं। अगर अंत में यहाँ ये है कि अंत में गाया गया वो, और वो अब वहां के एक मंत्री ने कहा है कि हम सबसे पहले गाया जाएगा। लेकिन ये उनके कहने से नहीं होगा ना, यूनियन का एक, किसी भी देश का एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल। और ये उस समय भी चल रहा था, स्टालिन गवर्नमेंट के वक्त भी ये चल रहा था, कोई मतलब इनका विवाद नहीं, ऊपर नीचे नहीं है, एक साथ गाया जाता है। मैं कह रहा हूं वो ये कंट्रोवर्सी हो गई है क्योंकि उनके मंत्री ने कहा है कि हमने इस बार गवर्नर के कहने पर उसको अंत में। अच्छा, मुझे लगा आप असली कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं। क्या भाई, विजय तो जीत के बढ़िया शानदार मैंडेट के साथ मुख्यमंत्री बने हैं, 5 विधायक वाला नेता बराबर में अपने आप को एकदम लग रहा है गुब्बारा फूल गया है। हम समझे उस कंट्रोवर्सी की बात जो सोशल मीडिया पर, तो वही सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है। राहुल गांधी और वो दोस्त है पुराने, यही बताया जा रहा है। वो सब ठीक है, राहुल गांधी तो वो आए थे ज्वाइन करने के लिए, तो कहा था जाओ वहां चुनाव लड़ो। कहा था यूथ कांग्रेस में आ जाओ। तो एक MLA से बना लेती है सरकार। चलिए, एक्चुअली समय आज कम पड़ गया, कल कर लेंगे बात इस पर, आगे और बात करेंगे। बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका।